बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरे से कब करने लगा था उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रखे हुए होंगे। मैं कब ठीक कर दूं? हाँ, कब ठीक करते हैं, कोई मसला नहीं, चाय पीनी है अभी प्रेम भी हमारा अच्छा आना चाहिए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस वक्त हमारा प्रोग्राम देखेंगे। आप 2 घंटों तक हम आपका साथ देंगे। साथ ही साथ ये है कि अजीम जो हैं वो आज बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं। खैरियत अजीम? आप बस असर तो होता है ना। बस मैंने यही सुना था। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। कंपेनियनशिप का बड़ा असर होता है और आपके जो कोलीग्स होते हैं उनका बड़ा मैटर करता है, उनका बिहेवियर, वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं। ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ें सीखते हैं और फिर ओवरऑल इंप्रेशन भी आप पे आता है। तो मैं आज इसीलिए फ्रेश लग रहा हूँ। मतलब सीख रहे हैं आप मेरे जी जी, मैं इंसान, तालिब इल्म जनाब, सारी उम्र क्या इंसान को बात है, सीखना मैं भी चाहिए। आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ और सीखने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि हम देखने वालों को भी कुछ बता सकें। बिल्कुल, कुछ ये सिखा सकें, सबसे कुछ अच्छी बात उनसे वैसे सीख ही है। सकें। सबसे अच्छी बात वैसे ये है कि हम लोग जो 2 घंटे अपना प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, हमारी कोशिश और उम्मीद यही है कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमें देखते हैं, तो होपफुली कि हम इन 2 घंटों में आपको कुछ सिखा सकें। तो आप वैसे अपना फीडबैक भी देते रहा करें। वैसे इस हवाले से हमारे अपने फेसबुक व्यूवर्स को पेज बोलें, पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे दिया करें। इंस्टाग्राम पेज पर भी बिल्कुल। आप दे सकते हैं फीडबैक और आप वहाँ पर हमसे सवालात भी कर सकते हैं। हम आपके सवालात के जवाबात भी देंगे और विजिट किया करें हमारे फेसबुक पेज को और अपनी राय का इजहार किया करें। अगर आपको टॉपिक बताना चाहते हैं तो वो भी बता हाँ सकते जी, हैं। बिल्कुल ओपन, वी आर फैमिली। आप सजेस्ट Yes. करें, हम लोग आपकी सजेस्ट की हुई स्टोरीज को शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। और रोज़ाना जब आप किसी शख्स को थ्रू टीवी देखते हैं या फिर आप उसको रोज़ मिलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक फैमिली की तरह हैं, आप रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं। तो मैं ना आज एक चीज़ नोटिस कर रही थी, जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमने कुछ सोचा ना होता कुछ तो है नोटिस करते कि हैं हमने हम लोग। नोटिस करना है। अब हमने बात भी तो करनी है आप बिल्कुल लोगों ऐसे से तो हम हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स या जहाँ भी हम जाएँ, मुख्तलिफ लोगों को मैंने ये आदत करते हुए देखा है। उनके ये नेचर में है क्या है कि जब वो ब्रश कर रहे हैं ना वॉशरूम में सुबह उठ के, तो नल जो है वो खुली हुई, यानी टैप क्यों खुला हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आता। ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल मैंने ऐसा देखा है और कई बार जाने जाने में हम लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। और जैसे अगर मुंह धोना है तब भी टैप खुला टैब हुआ है। खुला हुआ है एक दफा किचन तो में, धो लिया। इवन किचन में हम देखते हैं बर्तन धुलने के वक्त टैप में खुला हुआ है। टैब खुला हुआ है मुसलसल और बर्तन धोए जा कपड़े रहे हैं, धुलने का टैप खुला हुआ टैब है। खुला हुआ है। गाड़ी अगर आपने हाँ जी, वॉश बिल्कुल, करनी जब है आप टैप खुला हुआ है। घर में गाड़ी तो धोते हैं जो ये हजरात, चीज़ जो है ये थोड़ा अलार्मिंग है। ये जो गाड़ी घर में धोते हैं उस दौरान तो काफ़ी ज़्यादा पानी का ज़िया होता है। लेकिन इस हवाले से खबर जो अच्छी है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक मुस्बत इकदाम सामने आया है और पानी की अहमियत के पेश नज़र अब लाहौर हाई कोर्ट ने पानी ज़ाया करने पर घरेलू सार्फिन पर 10 और कमर्शियल सार्फिन पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया है जी। बहुत अच्छी बात है, तो इसी ये से अच्छी थोड़ा बात है सुकून मिलेगा। कि पानी अल्लाह की नेमत है, इसका ख्याल करना चाहिए जी और हाँ। इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, हमें एहसास करना चाहिए। वैसे भी शहर लाहौर में तो शहर मानो पानी की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। कई खराब। रिसर्च रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आपकी जो ज़ेरे ज़मीन पानी का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। अच्छा अजीम, मैं इससे पहले जब कराची में थी ना, तो मैं कराची में रही हूँ 2 साल। अब कराची में मुझे अंदाज़ा हुआ कि पानी कितनी बड़ी नेमत है। आपको जब वहाँ पर पैसों से टैंकर खरीदने पड़ते हैं ना, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आपको अंदाज़ा होता है कि या खुदाया हम पानी की कदर क्यों नहीं करते। पंजाब में मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, हम पानी ऐसे ज़ाया करते हैं और मेरे पे इतना असर हुआ है उस चीज़ का। मतलब मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अगर कुछ सीखा है तो मैंने वहाँ सीखा है कि आपने पानी नहीं ज़ाया करना। पानी ज़ाया नहीं क्योंकि जब करना। आपको अपने पैसों से पानी बूंद बूंद खरीदना पड़ता है ना, तो वो एक एक बूंद अच्छा, आप बड़ा सोच के एक इस्तेमाल और करते शहर हैं। मानो ट्रेंड ये है कि अब हम लोग, मुझे याद है बचपन में लाहौर में ही होता था कि हम लोग नल खोलते थे, टैप खोलते थे और ग्लास पानी का भरते थे और पानी पी लेते थे, कभी बीमार नहीं हुए। हाँ, अब तो ये सूरत हाल हो गई वो कि अब पानी आप नहीं पी मिनरल वाटर के सकते। बगैर रह नहीं सकते। एग्जैक्टली, ये मैंने भी देखा हुआ है कि हम लोग नल खोलते थे और ग्लास से पानी पी लेते थे, लेकिन अब वो क्योंकि पानी गंदा हो चुका हुआ है, उसमें बैक्टीरियाज है, हम वो नहीं पी सकते। सीवरेज लेकिन का मैं- निजाम है ना वो खराब है, खराब नीचे हो से चुका पानी हुआ वो मिक्स हो गया, फिर कई मैं ये हमारी कह रही हूँ कि फैक्ट्रियां फुजला जब- जो है वो अपना डालती हैं। इवन जब मैं कराची में थी तो इससे रिलेटेड मैंने ये चीज़ें सीखी। और जब मैं पंजाब में आती थी और मैं अपने घर वालों को कहती थी पानी मत ज़ाया करें, पानी मत ज़ाया करें, तो वो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इवन जैसे एसी का पानी है तो हम एसी के पानी को भी वहाँ पे नहीं, इस्तेमाल आप करते अभी हैं। भी अपने घर में अगर किसी को बोल देना कि पानी क्यों जाया कर रहे हैं तो वो आपको लुक ऐसी आती है कि जैसे आपने पता नहीं क्या कोई अनोखी बात कर दी, कि और आपने अगर हम- तो गोरों वाली बात कर दी है।
लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि पानी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मज़ीद पानी अगर पंजाब में भी ख़त्म हो गया तो आपको यहाँ पर भी टैंकर्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि बहुत ख़तरनाक है। पहले से ही हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारे खर्चे पूरे लेकिन नहीं हो यहाँ पे रहे। हमें हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को दाद देनी चाहिए कि हाँ, ये बड़ा बहुत अच्छा सही काम किया एग्जाम है। गया। अब जो पानी घरों में जाया करेगा जी, और वो और घर नोटिस में हो गया गाड़ी भी आप 10,000 वॉश का नहीं कर पानी। सकते, उस पर भी एक बिल्कुल जुर्माना आयद किया गया है कि जुर्माना अगर होगा आप ना। घर में पानी घर वेस्ट में करेंगे गाड़ी धोते पानी जाया किया 10,000 और कमर्शियली किया तो 20,000। तो ये तो हो गई एक अच्छी खबर। बिल्कुल। अब एक थोड़ी इससे भी अच्छी नहीं, इससे बुरी खबर बताते हैं। थोड़ी वहाँ बुरी पर एक और बम गिरा दिया गया। होशियार, बिजली का बेजा इस्तेमाल जो करेगा उसको पड़ेगा महंगा, क्योंकि बिजली महंगी कर दी गई। बिल्कुल जी, पेमरा ने बिजली महंगी कर दी है और कीमतों में जो इतलात आई हैं, 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट नेपरा ने, माजरत के साथ नेपरा ने बिजली की कीमतों में 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया है। हम भी सुबह सवेरे जब सही तरह आँख नहीं खुल रही होती तो कई दफ़ा ऐसी फंबल्स हो जाते हैं। मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, नेपरा नहीं कैमरा होता है। नहीं, It's okay, होता है। नेपरा इज द नाश्ता रेगुलेटरी नहीं करते अथॉरिटी। आप आज? नाश्ता हाँ, नहीं ये करते? आपने अच्छी बात बताई। तो नेपरा की जानिब से जो है ना ये फैसला ले लिया गया है और बिजली की कीमतों में इजाफे का जो इतलाक है वो लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के अलावा जो सार्फिन है उन पर होने वाला है। तो अब जरा ध्यान से ही, एहतियात से। वैसे कल हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान ने जो एक खतरनाक रिपोर्ट शेयर की थी कि जिसमें इंकशाफ हुआ है कि जी 1 करोड़ ओवर बिलिंग की सार्फिन। गई 1 करोड़ सार्फिन को, और अब यूनिट महंगा हो गया। तो सोचें अब जो बिजली के बिल हैं कि हौलनाक किस्म के आएंगे। मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, जब आगे गर्मियों का सीजन आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर अब दोबारा से हम देख रहे हैं हर महीने कोई ना कोई इजाफा किया जा रहा है बिजली बिलों में, टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें जो महंगी कर दी गई हैं। ग्रॉसरी आपके पहुंच से दूर हो चुकी ओवरऑल है। शहर बानो सर हर चीज पे असर आएगा ना। अब बिजली महंगी होगी तो उसका असर हम हर चीज के ऊपर ही देखते पेट्रोल हैं। महंगा हुआ है तो उसका असर लोग सब पे है। अशाया ज़रूरियत की डॉलर, कीमतें बढ़ा देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है वो नीचे नहीं आ रही, रेट नीचे नहीं आ रहे, वो वहीं पर और हम stable लोग है। तो जब भी अपने प्रोग्राम में किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेते हैं या एनालिस्ट को छोड़ें, जब भी किसी हुकूमत के किसी नुमाइंदे को लेते हैं बिलखुसूस, हमारा सवाल तो यही होता है उनसे कि जी हम जिक्र करते हैं कि महंगाई कम हो रही है, रुपया बेहतर हो रहा है, लेकिन उसका असर आम आदमी तक क्यों नहीं आ रहा? आवाम तक असर नहीं पड़ रहा, पता नहीं कहाँ पे असर पड़ रहा है, ये तो हमें भी नज़र नहीं आ रहा। हम यही सवाल कर रहे हैं कि ये जो महंगाई कम हो रही है, ये शरह कम हो रही है। दिसंबर में जो प्रेडिक्शन की गई है कि दिसंबर में महंगाई की शरह कम होगी, तो आया ये आम आवाम तक पहुँचेगी? खैर ये तो हो गया हमारा सवाल, और इसका जवाब हमें दिसंबर के बाद मिलेगा। मुझे लग रहा है कि हम लोग आज जिस तरह से जिस सीक्वेंस में खबरें अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहे हैं ना, हम लोग उनके मूड्स को भी ना ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं। पहले अच्छी खबर, फिर एक बुरी खबर, और अब एक और अच्छी खबर। अब एक और अच्छी खबर है पाकिस्तान की इस काबिल फ़ख्र बेटी की, जिसने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन किया है। जी हाँ, कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर आलिया हैदर ने दुबई में होने वाली आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया है। और चाइना से BBS करने के बाद इन्होंने किया हाँ, चाइना से MBBS जी बिल्कुल MBBS किया। और डॉक्टर आलिया हैदर ने फिर लाहौर में बाकायदा मेडिकल का जो शोबा है उसे ज्वाइन किया है। इसके अलावा इन्होंने वो कहते हैं काफ़ी इमदाद की, लोगों की मदद की जब सैलाब की सूरत हाल आई, और बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में इन्होंने मेडिकल कैंप्स लगाए। इन्होंने बहुत हेल्प की और इन्होंने लोगों को खुद से जाकर हेल्प आउट करने की कोशिश की। और इन्होंने एक अपने साथ लोगों की तंजीम बनाई, एक छोटी सी NGO कह सकते हैं आप उसको, जो कि खुद बनाई गई। और वहाँ पर उन इलाकों में गई जहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जहाँ पर लोगों के पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। तो ये आलिया हैदर वहाँ पर गई और इन्होंने उन लोगों को पहुँचाई वो सारी चीज़ें, तमाम सहूलियात पहुँचाने की कोशिश की। इसी सूरत में अवार्ड दिया गया है, तो हमारी तरफ से भी ट्रिब्यूट है। हाँ जी बिल्कुल, हम भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम तो कहते हैं कि जी ये जो लोग हैं ये असल मानों में पाकिस्तान के ट्रू एम्बेसडर्स हैं, जो सही मानों में आवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। ये है रियल हीरोज। हाँ जी, रियल हीरोज। हम फिल्मों ड्रामों में तो बड़े हीरोज को पसंद करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं, लेकिन हम उन कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं करते। हम जब अपनी जिंदगी पे आते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, मैं किसी की क्यों हेल्प करूं। और ये वो रियल हीरोज हैं जिनको याद करना चाहिए। और दूसरा शहर बानो, ये एक तरह से मोटिवेशन भी इस तरह से है हम सबके लिए कि आपको, हम लोग कहते हैं ना कि यार हमको अच्छा काम करना चाहते हैं, इंसानियत की मदद करना चाहते हैं, तो शुरू कहाँ से करें? हम लोग करें क्या, कुछ समझ नहीं आती। हम कौन सा किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं कि हम कुछ चेंज लेके आ सकें। वो कहते हैं कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी, हाँ आप स्टार्ट करें बस अल्लाह का नाम लेके। क्या बात। हाँ जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना चला था तन्हाई जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो वो फिर जब आप चलते चले जाते हैं नेक रास्ते पे और नेक मकसद को लेके, तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी जो है हर्डल आपके लिए। साहब आगे बढ़ते हैं।
कल हम बात कर रहे थे, कल हमारा पूरा सेगमेंट था शादियों में अखराजात पर और फोटोशूट पर और बाकी चीज़ों पर कितना पैसा लगाया जाता है। तो उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि आप सुनकर हैरान होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में शादी के फोटोशूट के लिए गवर्नर हाउस को किराए पर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में नो बायाख्ता जोड़ा जो है वो गवर्नर हाउस के लॉन में मौजूद है और वो फोटो शूट करवा रहा है। वाह जी, क्या बात है, ये तो कह रहा ड्रामा लग रहा है। मेरा ये कहना है कि ये न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ इन अ सेंस कि मुझे तो काफ़ी देर से पता था कि ये होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा अगर आपने अपनी शादी का शूट करवाना हो तो गवर्नर हाउस में आप 30,000 रुपया देकर अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि अच्छा एक कोई वो नहीं कर रहे। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप इसको किस एंगल से नहीं, आप इसको किस एंगल से देख रही हैं इस स्टोरी को? मैं इस स्टोरी को इस एंगल से देख रही हूँ कि बस ठीक है, नो ब्याहता जोड़ा है, वो चाह रहा है कुछ भी ऐसा आपके ख्याल में गवर्नर हाउस जो कि जाहिर है एक स्टेट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसको देना चाहिए शादी ब्याह के शादी शूट के लिए या नहीं? वैसे भी तो फारिग पड़ा हुआ है तो अच्छी बात देना चाहिए, कहीं पे इस्तेमाल तो हो रहा है, आम आवाम तक कोई तो फायदा पहुंच रहा है आवाम को, पैसे तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन गंद वंद नहीं डालना चाहिए वहाँ जाकर। जैसे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि गवर्नर हाउस में पिकनिक के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे तो आवाम जाती थी और वहाँ पर सारा गंद वंद डाल आती थी। उसके बाद फिर हाँ, इन चीज़ों का फिर ख्याल करना पड़ता है आपको कि आप वहाँ पर जाएं तो आप भी सफाई का ख्याल रखें। हाँ, उस बिल्डिंग का एक डेकोरम है जिसको आपने मेंटेन रखना है, वहाँ का उस पर मालना हो। कितना खूबसूरत फोटोशूट किया गया इस जोड़े का, ऐसे लग रहा है जैसे किसी फिल्म का ये ड्रामे का प्रोमो है जो सामने आया है। आपको कोई मूड मान है फोटोशूट कराने का? बिल्कुल भी जाके वहाँ पे गवर्नर बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कोई और अच्छी लोकेशन देन में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं करवा चुकी हूँ फोटोशूट, बहुत करवा लिया। और वो मजे की बात है, वो फोटोशूट इतनी बड़ी आपकी जो एल्बम्स है ना, वो आपके अलमारी की नजर हो जाती है ना, वो दोबारा आप देखते हैं ना वो किसी को दिखाते हैं। हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे दिखा दें अपनी शादी की तस्वीरें, तो फिर आप कहते हैं अच्छा मैं ढूंढती हूँ, फिर आपको ढूंढने के बाद वो मिलती हैं तो फिर आप वो दिखाते हैं। नहीं, लेकिन देखिए ना, कल को जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए मेमोरी है। हाँ, उनके लिए वाकई मेमोरी है कि मामा जैसे और बाबा बहुत प्यारे लग रहे हैं। जैसे अब हम लोग अपने बड़ों की वो तस्वीर, वो जो पुराने जमाने में खींची जाती थी रोल्स के साथ, कैमरा रोल्स करता है देख के ना, क्या बात है, क्या ड्रेस। अच्छा, जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो कहते हैं 30 साल के बाद दोबारा से वापस आ रहा है वो फैशन जो है। तो हमारे पेरेंट्स की शादी के टाइम पे जो फैशन था वो दोबारा इन हो रहा है, दोबारा इन हो रहा है। वो कपड़े, वो गोटे, वो गोटों वाला सारा काम, वो जामा वाली, ये डिपार्टमेंट तो खवातीन का ही आपको ज्यादा बेहतर पता है इस मामले में। इस पे भी एक पूरा सेगमेंट रखें। लेकिन बंदों की वो बेल बॉटम वाली पैंट नहीं आई अभी तक, वो जो आई है, वो भी आ गई। हाँ, पहन रहे हैं लड़के बेल बॉटम और ऊपर शॉर्ट शर्ट पहन रहे हैं। चलें जी, क्या बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी और सियासी मंजरनामे पे नजर डालते हैं। मुल्क में मौसम सर्द हो रहा है लेकिन सियासी माहौल में मुसलसल गर्मा गर्मी है और इलेक्शन में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं। इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। बकिया 15 अरब रुपए भी पोलिंग से पहले यकीनी बनाने का आज़म किया गया है। तो एक तरफ तो सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी का दावा करती हैं, लेकिन साथ ही इलेक्शन और उसकी शफाफियत पर सवालात भी उठ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? साथ ही अमन अमान की सूरत हाल को लेकर इलेक्शन के खिलाफ 17 दरखास्तें भी दायर कर दी गई। जी हाँ, और उधर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं और नवाज शरीफ का इसी माह सिंध का दौरा शेड्यूल है पहले से ही, मगर IPP समेत दीगर सियासी जमातों के कैंपों में मुकम्मल तौर पर खामोशी दिखाई दे रही है और IPP इलेक्शन के लिए हमें तैयार होती हुई दिखाई दे रही है कि अब देखें क्या हो रहा है। उस तरह से मोमेंटम नहीं है बिल्कुल। और मैदान में जाकर इंतखाबी मैदान में कौन उतरेगा, क्या बनेगा, क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इलेक्शन में तकरीबन 2 माह बाकी रह गए हैं फयाज साहब, इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। ये बताइएगा कि IPP की तंजीम साजी कहाँ तक पहुंची है और टिकटों की तकसीम कब तक शुरू की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, IPP की तंजीम साजी उस अंदाज से तो अभी नहीं हो सकती ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि इलेक्शन सर पे आ गए हैं और हमारी पार्टी तो अभी ताज़ा 1.5 महीने में अभी तश्कील पाई है। तो अभी तो हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, वो अपने अपने हलकों के अंदर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक टिकटों की तकसीम है, वो तो आखिरी जो 25 दिन होते हैं उस वक्त तक जनाब हर पॉलिटिकल पार्टी अपने टिकटों का फाइल करती है। तो अगर 8 फरवरी को इलेक्शन है तो तकरीबन जनाब आपका 15
जनवरी तक जनाब आपकी टिकटल हो जाएगा, तकरीबन 10 से 15 जनवरी के दरमियान। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये कहिएगा सर कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन IPP हमें इस हवाले से अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? कब तक इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा? क्या प्लान किया गया? 3 जलसे किए हैं और इस वक्त हम सिंध के अंदर हर दूसरे दिन बेतहाशा जनाब कराची के अंदर पॉलिटिकल लोग, साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, पॉलिटिकल फिगर्स वो IPP में शामिल हो रहे हैं। महमूद मौलवी साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों भी। महमूद मौलवी साहब ने और इमरान इस्माइल साहब ने 150-200 साबिक काउंसलर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कराची के अंदर शामिल किए, और बाकी लाहौर के अंदर और बाकी शहरों के अंदर भी जनाब पॉलिटिकल लोग जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे रावलपिंडी के अंदर भी जनाब अब रुझान बना हुआ है PTI छोड़ के और मुख्तलिफ पार्टीज को छोड़ के IPP के अंदर शमूलियत करने का। अच्छा। तो हम लगे हुए हैं अपने काम के ऊपर इंशाल्लाह। और बाकी केड़ियां पॉलिटिकल पार्टियां इत्थे केड़ा कोई जना इत्थे जलसे जुलूस करन लगी ने। नून लीग ने कितने जलसे किए हैं अभी तक जनाब? पहला जलसा किया, उसके बाद कोई अभी तक जलसा किया पंजाब के अंदर? पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कितने जलसे कर रही है? क्या दूसरी कोई बात बताए कोई जलसे कर रही हो? तो जलसों वाला अभी माहौल नहीं है। और दूसरा, इलेक्शन का भी अभी कोई माहौल नहीं है। ये इलेक्शन वाहिद इलेक्शन होगा पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा ठंड मुठ वाला इलेक्शन होगा। वैसे भी ठंड है, दिसंबर जनवरी, और पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है इस वक्त, पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। अभी वो MQM की तरफ से और नून लीग की तरफ से भी चैलेंज हो गया, रिट हो गई है। हदबंदियों के हवाले से भी, इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से भी चैलेंज होना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन में जनाब रिट्स होना शुरू हो गई है। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से भी अभी कोई ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर नहीं है। बाकी हमारे कैंडिडेट्स और जो हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो लगे हुए हैं पंजाब और पूरे पाकिस्तान में अपनी कैंपेन। ठीक है फयाज साहब, आप कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे या सूबाई असम्बली से, और किस हल्के से लड़ेंगे? मैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। मेरा हदबंदी तो इन्होंने बड़ी उल्टी की है इलेक्शन कमीशन ने। 60% मेरा हल्का जो पिछली दफा था उसको जनाब काट के परे कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं रावलपिंडी से PP 17 से इंशाल्लाह सूबाई इलेक्शन। जी बिल्कुल। चौहान साहब, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन से पहले नई सफबंदी शुरू हो गई है और IPP इलेक्शन में सोलो फ्लाइट करेगी या ये किसी जमात के साथ, इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में जाएगी? इस हवाले से भी कोई बात तय हुई? कितने कितने सोलो फ्लाइट हो जाएगी, तो कितने कितने जनाब जब ला गए जनाब तो फ्लाइट ला लेंगे जनाब कोऑर्डिनेशन के साथ। कहने का मकसद ये है, हम एक सियासी जमात है। मैं पिछले 3-4 महीने से एक फिलॉसफी पेश कर रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल सियासी जमात और सियासतदान 4 मफादात के ऊपर खेलता है। मुल्क का मफाद, आवाम का मफाद, पार्टी का मफाद और ज़ाती मफाद। तो जो इन 4 मफादात के ऊपर नहीं खेल सकता और इन 4 मफादात की बुनियाद पे किसी के साथ बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता, कोऑपरेशन नहीं कर सकता, आपकी जनाब अलायंस नहीं बना सकता, वो सियासतदान और सियासी जमात ही नहीं होती। तो जब हम तो हैं सियासी जमात, तो इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी इन 4 मफादात के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, आवाम के मफाद के लिए, पार्टी के मफाद के लिए, हर किसी के साथ नेगोशिएशन करेंगे और बैठेंगे। फयाज साहब, मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान और सिंध में ग्रैंड अलायंस के लिए सरगर्म है। हमने देखा पिछले दिनों में काफ़ी सरगर्म नजर आई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग और MQM ने इत्तेहाद कर लिया है। क्या ये इत्तेहाद कराची में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देता हो, आप देख रहे हैं? एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे फ्यूचर के अंदर सिंध का वजीर आला उर्दू स्पीकिंग नजर आ रहा है। बस सिंपल, मैं 2 फिक्रों में एक फिक्रे में आपको इसका चौहान साहब, ये भी बताइए कि तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार कर गया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया है। क्या आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में देख रहे हैं? देखिए, परसों इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किया, दुनिया का सबसे फेक स्यूडो सोकार्ड थका हुआ 2 नंबर इलेक्शन। मैंने उस पर एक ट्वीट किया है, वो मैं दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में। मैंने PTI के वोटर्स को मुखातिब करके कहा कि अगर आज PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस अंदाज से मुनक्कद हुआ है और उसके नताइज जिस अंदाज से हासिल किए गए हैं, अगर इसी अंदाज से 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन भी मुनक्कद कर दिया जाता है और उसके नताइज हासिल कर लिए जाते हैं,
तो क्या पीटीआई का वोटर उस इलेक्शन की को लेजिटिमेट तस्लीम करेगा? सिंपल सा मैंने ये सवाल पूछा है। आपके प्रोग्राम के जरिए से और आपके चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा कि क्या जिस तरीके से पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, इसी तरीके से 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन भी अगर हो जाता है तो फिर क्या ख्याल है, कैसा रहेगा? ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अकबर एस बाबर साहब और नौरीन फारूक साहिबा दोनों ने रिट किया है। नौरीन फारूक साहिबा जनाब पीटीआई की लेबर विंग खवातीन का जो मर्कजी सदर थी, पुरानी फ्रॉम डे फर्स्ट से बानी मेंबर है। अकबर एस बाबर भी बानी मेंबर है, और उसके अलावा और पीसीओ लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई बल्ला इंतखाबी निशान किसी साइड पे लगेगा, और ये फेक किस्म का इलेक्शन करवाया है, इसके रिपरकशंस इंतहाई नेगेटिव आएंगे पीटीआई के लिए। चौहान साहब, पीटीआई की जो चेयरमैनशिप है बैरिस्टर गौहर खान के हवाले कर दी गई है। बैरिस्टर को, गौहर साहब को आप कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी संभाल सकेंगे वो तहरीक इंसाफ की? और जो जिम्मेदारी दी गई है, ये मजबूरी थी या हिकमत अमली? हाँ, इस पे क्या तबसरा करें। बुनियादी तौर पे पीटीआई आसिफ जरदारी साहब के हवाले कर दी गई है। वाई? अच्छा। चौधरी एतजाज अहसन, बजरिया चौधरी एतजाज अहसन। बैरिस्टर गौहर 2018 के अंदर बुनेर से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ाए। आज से 8-9 महीने पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, और सीनियर पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदार असद कैसर, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। अली मोहम्मद खान साहब, उन पर कोई जनाब सजा नहीं थी। असद कैसर को भी सजा नहीं हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सजा नहीं हुई, चौधरी परवेज लाई साहब को भी सजा नहीं हुई। उनकी जगह सिर्फ जो एक पुरानी रविश है कि एक डम्मी और सो कॉल्ड और फेक किस्म के बंदे को लगाया जाए ताकि वो बाद में हमारे लिए दर्द सर ना बने, उस्मान बुजदार साहब की तरह, महमूद खान साहब की तरह। तो ये अब बन गई है पीटीआई पीपीपी। परवेज खटक साहब ने बनाई पीटीआईपी, अब ये बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो चौहान साहब, एक और दिलचस्प सवाल है, और वो ये कि JUIF ने ये दावा किया है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीते या नून लीग मुल्क के अगले सदर मौलाना फजलुर रहमान होंगे। तो आप भी मौलाना को आइंदा मुल्क का सदर देख रहे हैं? भाई वो पॉलिटिकल लीडर है, वो पिछले कई दहाइयों से जनाब पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपना एक किरदार और एक रोल प्ले कर रहे हैं, और एक अहम पॉलिटिकल पार्टी के हेड है। तो जनाब क्यों नहीं हो सकते, वो कैंडिडेट बन सकते हैं, और अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा हुआ तो वो सदर भी बन जाएंगे। इसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात। चौहान साहब, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं, आप भी इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सियासी जमातों को क्यों लगता है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे? बहरहाल मैं तो सिंपल इतना कहूंगा कि जिस अंदाज से पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है, इंशाल्लाह उस तरह का इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, उस तरह का इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कोशिश होगी पाकिस्तान की अदलिया की और पाकिस्तान के रियासती इदारों की कि साफ सुथरे तरीके से, अगर 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था तो भाईजान उसी तरह का इलेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर 2013 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था तो उसी तरह का इलेक्शन मिल जाएगा, और अगर 2008 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो उस तरह का इलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी हुआ है वैसा इंशाल्लाह नहीं हो। लेकिन चौहान साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तो आप बात कर रहे हैं, पीटीआई की इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उसको, उस हवाले से अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्शन को शफाफ बनाना ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आप खुद इलेक्शन कमीशन के लिए? चैलेंज तो है एक इलेक्शन मुनक्कद करवाना कि जब पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको गैर मुल्की ताकतों के और सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करके एक इंतहाई भयानक और खौफनाक किस्म की साजिश के जरिए पिछले 1.5-2 साल से एक जीरो को हीरो बना के पेश किया जा रहा है, और उसकी हर खामी को खूबी और एक नॉन इंटेंशनली खूबी को भी एक बहुत बड़ा जनाब मार्का और एक बहुत बड़ी जनाब डिस्टिंक्शन बना के पेश किया जाता है, और उसके जो मुखालफीन हैं उसको पूरी सोशल मीडिया के जरिए से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंस्पायरेसीज करके और जितनी खुफिया एजेंसीज हैं सारी दुनिया की, उनकी बैकिंग के साथ उसको हीरो बना के, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के रियासती अदारों को, फौज को, ISI को, अदालतों को, जजेस को, इनको डिफेम किया जा रहा है। इन हालात के अंदर
अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना और उसको फिर मनवाना, ये तो जुए शीर लादिफ है। और लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है जाना कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन हेल्ड हो जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होंगे। इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, दानियाल अजीज़ और जावेद हाशमी खुलकर नून लीग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। चौहान साहब, तो पार्टी में बढ़ते हुए ये इख्तलाफात नून लीग के लिए इलेक्शन में कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जनाब ये सारी चीजें चलती हैं और ये सारे इश्यूज होते हैं और ये इख्तलाफात एंड टाइम पे जब सारे फैसले हो जाते हैं टिकटों के तो सारे फिर ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जावेद हाशमी साहब की तो बात ही ना करें, वो तो बेपैदा लोटा है। उनका तो किसी जगह पे वो कहते हैं ना थाली का बैंगन है, किसी जगह पे भी टिकते नहीं है। कभी नून लीग से तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ से नून लीग से फिर तहरीक इंसाफ, ठीक है। वो बेचारा अपना अपना असीर है जना अपनी सोच का और अपने जनाब नरगसियत का। उनकी तो अब बात ना करें। तो बाकी ये जितने भी नून लीग के लोग लगे हुए हैं ये डोमेस्टिक लेवल की लीडरशिप जना मामलात होते हैं, टिकटॉक की तकसीम के इश्यूज होते हैं, तो वो वक्त के साथ सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और इंतखाबात को लेकर, लेकिन बिलखसूस IPP की जो प्लानिंग चल रही है उस हवाले से अपना तज्जिया दिया। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक और अहम इशू पर बात करेंगे और वो है PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिनको चैलेंज किया गया है। और PTI के मुनखरिफ बानी है, रहनुमा है अकबर एस बाबर। उनकी जानिब से कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी है, जिसमें उन्होंने इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इस्तदा ये की है कि 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दिया जाए और शफाफ इलेक्शन तक बल्ले का निशान इस्तेमाल करने से रोका जाए। उधर PTI के 9 मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया गया और मुतालबा किया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जो है वो फौरी तौर पर शाया किया जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तनाज़ा अब शुरू हो गया है। अकबर एस बाबर ने इंतखाबी अमल को लेकर इलेक्शन को चैलेंज कर दिया है। अकबर एस बाबर के एतराज़ात कितने दुरुस्त हैं? देखा जी, हर पार्टी में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होती है इसमें एक पाकिस्तान की पहली सियासी जमात है तहरीक इंसाफ में बड़ी बदकिस्मत है इलेक्शन के मामला में। जिनके जब इनके इलेक्शन होते हैं जिनकी पार्टी के अंदरूनी लोग हैं वही चैलेंज करते हैं। बाकी जो सियासी जमातों का भी इंतखाब इसी तरह से हुए हैं जैसे अभी चंद रोज पहले हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आज खुद नोटिस लेने का मिजाज नहीं है इलेक्शन एक्ट के सही। लेकिन इसके मामले में लेकिन अगर कोई शिकायत करते कोई चैलेंज कर दे तो फिर वो सारा रिकॉर्ड चेक करता है। अब चूंकि तहरीक इंसाफ के जब भी इलेक्शन हुए, जस्टिस वजीरुद्दीन के जमाने में हुए, आगे के बाद इलेक्शन करवाए, ये सारे इलेक्शन वो चैलेंज होते चले गए। इसकी बिना पर ये उनको परेशानियां पेश आती। अब ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, जैसे ही हुआ तो जाहिर है कि इमरान खान ने अपना शख्स नामजद कर दिया गौहर खान को। वो एक बड़े संजीदा और बड़े टॉप क्लास की जो है एक लायर है, कानूनदान है, तो वो उन्होंने एक बार चेयरमैन बन गए। अब वो चैलेंज कर दी है तुम खुद अपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में अपना केस को लीड करेंगे और वो अपने इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करेंगे कि जनाब मैं बिल्कुल सही, मेरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया है। अब इलेक्शन में बाकी जो दरखास्तें चली गई हैं उनमें एक बात मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसमें जो है अपने अकबर बाबर ने कहा है कि थर्ड पार्टी से इलेक्शन का इसका चेकिंग करवाए थे। तो भी पहली बात वो खुद भी बड़े समझदार और बड़े जरूरतमंद हैं अकबर बाबर, उनको कानून पढ़ना चाहिए। उस कानून में कोई गुंजाइश नहीं है तो किसी थर्ड पार्टी से इलेक्शन करवाएं या थर्ड पार्टी से चेक करवाएं या थर्ड पार्टी को उसका रिकॉर्ड चेक करें। तो कानून कहाँ लिखा हो? तो ये सारी चीजें जो है अब इलेक्शन कमीशन ने, जहाँ तक मेरा जाती ख्याल है, नाकिस राय है तजर्बे की बिना पर। कंवर साहब, क्या अकबर एस बाबर के एतराज़ात से PTI को या बल्ले के निशान को कोई ख़तरा है या हो सकता है इस सारी चैलेंज करने से? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अकबर एस बाबर को अपनी पार्टी का रुकन ही तस्वुर नहीं करती और जो इसके बारे में कहा जाता है कि इसको चैलेंज वही कर सकता है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो पार्टी का अहम रुकन हो।
नहीं, ये देखिए, ये ऐसे शख्स के, ऐसे किसी का शख्स के कहने पर इलेक्शन कमीशन के बड़े मौजूद 5 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, बशमूल चीफ इलेक्शन कमीशन के, जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंटों को देखते हैं। अब उन्होंने ये सारे मामलों को गौर खोज करना है। अगर किसी वजह से सेक्शन 209 की खिलाफवर्जी हो गई है या 208 की खिलाफवर्जी हो गई है, रूल 158 की खिलाफवर्जी हो गई, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस रिजल्ट को तस्लीम नहीं करता, हो सकता है जब माम रिकॉर्ड देखेंगे उनके पास इख्तियारात हैं आईनी और कानूनी, तो फिर ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सही। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगा तो बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, और वहाँ तमाम सियासी जमातों के जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड जमा करवाया हुआ है, तो वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करेगा सबका रिकॉर्ड पेश करने। तो वो फिर एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है। लेकिन कमर दिलशाद साहब, एक और बात भी है कि पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं पार्टी इलेक्शन की, तो सिर्फ ज़्यादातर हमने यही देखा है कि पार्टी इलेक्शन तो सिर्फ खानापुरी के लिए ही कराए जाते हैं। तो सियासी जमातें, आपको क्या लगता है क्यों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इतना संजीदा नहीं लेती? देखिए, सबसे बड़े मेरे दोस्त बात यह है कि ये हमारी सियासी जमातें जो है, ये जो अपना, मैं इनके सारे गेम को समझता हूँ। जब ये, अगर ये नीयत इनकी ठीक होती, जब मैंने साहब को जब वो इंतखाबी कमेटी के चेयरमैन थे और जैद अहमद साहब मिनिस्टर तो थे, वो उसके वाइस चेयरमैन थे, तो हमने तजवीज़ पेश की थी कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिए जाए, उनका एक मुबस्सर बैठे उनके इलेक्शन के अंदर, उनका ऑब्जर्वर बैठे, और उसके ऑब्जर्वर की रिपोर्ट की रोशनी में पार्टी की रजिस्ट्रेशन की जाए या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तस्लीम किया जाए। तो वो सारी 26 पार्टियां थी उसके अंदर, 26 पारी जमातें शामिल, किसी ने इस तजवीज को अमल दरामद होने नहीं दिया। तब क्यों पूछे सवाल, मेरा रिकॉर्ड मौजूद है वो, तो क्यों नहीं उसको, जैसे इंडिया, मैंने मीडिया की मिसाल, मैंने इंडिया की मिसाल दी। इंडिया में जो बाकायदा जब इलेक्शन होता है इंडिया की सियासी जमातों में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नुमाइंदा बैठा होता है, और वो उसकी निगरानी में इलेक्शन होते हैं, तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन इंडिया उनकी रजिस्ट्रेशन कबूल करता है। अब यहाँ क्यों नहीं आजाद? सबने का नो, हम तो खुद कराएंगे, हमारे खुद आजाद है, इलेक्शन कमीशन के क्या ताल्लुक है? तो हम बोलते हैं सजा फिर ये जब कोर साहब, सिंध की अगर बात करें तो हल्का बंदियों का तनाज़ा भी तूल पकड़ रहा है। सिंध में भी नून लीग, MKM और GDA ने हल्का बंदियों को मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। सिंध में हल्का बंदियों का मामला कैसे हल होगा? बातें तो सारी सियासत जमातें बाहर आके बातें करती हैं। तो आप समझते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है हल्का बंदियों का? हाँ जी, आपकी जो हल्का बंदियां हो गई है, हल्का बंदियां ठीक है, तो इसमें देखा, इसमें एक मैं बड़ी अहम, मैंने फाइल रिपोर्ट में पढ़ रहा था, चले आपका टीवी चैनल बड़ा देखा जाता है, तो आपकी वसादे से हम कह देते हैं, आज मैंने कागज भी दिखा हुआ उसके ऊपर। उसमें पहली बात ये कि जो हमारा असली डिलिमिटेशन एक्ट 74, असली डिलिमिटेशन एक्ट 74, बाकी चली गई, असली जो डिलिमिटेशन एक्ट 74 है उसमें लिखा होता है कि जब हल्का बंदियां हो जाए, हद के रिजल्ट शाया हो जाए, तो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो इसलिए कि शेड्यूल तक मुतासर ना हो जाए। उन्होंने पता था उस जमाने के बड़े दानिशमंद लोग थे हमारे नाम लेकर। यहाँ जब ये इलेक्शन एक्ट बना 2017 में, तो वो शिक निकालती, अब सारी अदालतों में चैलेंज हो सकता है, तो ठीक है, अदालत में चैलेंज हो सकता है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो बड़े इख्तियार थे, किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, वो शिक निकाल दी इन्होंने, जानबूझ के निकाली ना, ताकि कंट्रोवर्सी पैदा हो जाए, हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, आपने अपना खसूसी वक्त निकाला सुनो पाकिस्तान दिया, और यकीनन अब इंतखाबात की फ़ज़ा बन रही है। इलेक्शन कमीशन पर भी एक बड़ा सवाल अब जो उठ रहा है वो यही है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें इलेक्शन कितने शफाफ होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फ़लस्तीन के मामले पर भी बात करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फ़लस्तीन की। तो गज़ा पट्टी में इजरायली जारहियत को आज 2 माह मुकम्मल हो गए हैं। गज़ा पट्टी में इजरायली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं, बल्कि आर्जी जंगबंदी के बाद हमलों में शिद्दत आ गई है और इजरायली फ़ौज ने बैतुलहिया, खान यूनिस, शुजाइया और रफ़ा में भी फ़लस्तीनियों की पनाहगाहों, स्कूल्स, तिजारती मॉल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी की और फास्फोरस बमों से हमले किए हैं।
और बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि हमलों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 110 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। सेहूनी फोर्सेस ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत को भी तबाह कर दिया है। खान यूनिस में हमास की जानिब से इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, और जिसमें 10 इसराइली फौजी हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। तिल अबीब और अश्कलान में भी रॉकेट हमलों में इसराइली फौजी, और बताया ये जा रहा है कि उसमें आला अफसरान शामिल हैं, मतलब 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। और अमेरिकी अखबार जो है उसमें ये कहा गया है कि एक जर्नैल की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी यह है कि अमेरिका ने गजा में हमास की सुरंगों को कब्जे में ले लिया है, तबाह किया है। और ये इससे पहले भी दावा किया गया था कि सुरंगों को कब्जे में ले लिया गया और तबाह कर दिया गया, और हमास के जो लोग हैं वो अंदर मौजूद थे तो उनको निशाना बनाया गया है। शहरबानो अमेरिका जो है वो बंकर बस्टर जो बम्स हैं वो और जो जदीद असलहा है वो पहुंचा रहा है बिल्कुल इसराइल को। और बताया ये जा रहा है कि जो बम है ये 900 किलोग्राम वजनी होता है, और इन बमों को जो कि इतलात थी इसराइल को भी अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, अफगानिस्तान में भी ये बम इस्तेमाल किए गए थे। अच्छा, अमेरिका की जानिब से दोहरा मयार हमें सामने आ रहा है। एक तरफ अमेरिका जो है वो बात कर रहा है सीज फायर की भी नहीं, अमेरिका ज्यादातर बात कर रहा है जी कि 2 स्टेट सोल्यूशन इसका वाहिद हल है कि आप जो 2 रियासती हल है वो 2 रियासती हल निकालें, फलस्तीनियों को उनके असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका दें, इसराइल अपना जो देखे क्या करना है। लेकिन दूसरी जानिब फिर हम ये भी देख रहे हैं कि उनको हथियार भी फराम किए जा रहे हैं, वहाँ पर फिर एड दी जा रही है, उनको पहुँचाए जा रहे हैं, उनको पैसे पहुँचाए जा रहे हैं, फंड्स दिए जा रहे हैं कि आप असलहा खरीदें, आप इनको इस्तेमाल करें, और एक तरफ वो बहुत इनोसेंट बनकर किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, अब निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश की जा रही है, और हम देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स के जो अलंबरदार हैं, जो ह्यूमन राइट्स को बहुत कुछ समझने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो तो चुप साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, चुप साधे हुए, और इस पर हम बात भी करेंगे, हम कार हैं उनसे माहिराना राय भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो इसी ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं, और वो ये है कि चीन के एक रेस्टोरेंट में एंड्रॉयड वेट्रेस काफ़ी वायरल हुई हुई है आजकल। और बात कुछ यूँ है कि दिखने में तो ये बिल्कुल रोबोट लगती हैं, एक्चुअली में है इंसान। और जो कई लोग इनके पास आए रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने के लिए, तो वो हैरान हो गए क्योंकि ये जो खातून है इन्होंने ऐसे कोरियोग्राफ, शक्ल में रिबोट, हाँ इन्होंने कोरियोग्राफ इस तरह से किया हुआ अपने आप को कि वो बिहेव इस तरह करती हैं, ऐसा लगता है कोई रोबोट है। और जिसको देखकर फिर शक पड़ता है कि यार वाकई ये कोई रोबोट है जो कि इंसानों के इतना को करीब तर है। हाँ, दिखा भी रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर, ऐसा लगता है कि ये देखें ना, ये देखें बिल्कुल उनकी, ओ गॉड, ये वाकई रोबोट लग रही हैं। मेकअप चेक करें, पूरा एग्जैक्ट रोबोट जैसा, एग्जैक्ट। और ऐसा और वो जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल रोबोटिक है, और ये है इंसान, ये फील ऐसे करवा रही है रोबोटिक है। अगर आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाएं और इस तरह की कोई चीज आपको खाना सर्व कर रही हो, तो आप खाना रिसीव कर लेंगे उनसे? ऑब्वियसली, मुझे क्या मसला होगा। लेकिन आपको डर नहीं लगेगा कि ये क्या चीज है? नहीं, मुझे लगेगा कि ओके, अब यहाँ पे भी इतनी तरक्की हो गई है, रोबोट आ गया पाकिस्तान में भाई। सही है, दैट्स ग्रेट, नाइस। लेकिन ये वाकई ये कहीं से इंसान नहीं लग रही नॉर्मल, ये रोबोट। ये ऑनर भी है इसी रेस्टोरेंट की। ओके, मेरे ख्याल से ये इनका डिफरेंट एक तरीका होगा लोगों को महसूस करने का, अपने रेस्टोरेंट में बुलाने का, या फिर इसको कहें मार्केटिंग करने का, कि ये मतलब कैसे इन्होंने मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की होगी प्रॉपर, ये जिस तरह से रोबोटिक। कहते भी है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जो है वास्ट हो गई है कि अब रोबोट जो आ रहे हैं वो प्रॉपर रोबोट सर्व करेंगे रेस्टोरेंट्स में। और बल्कि कई इस तरह की वीडियोस आई भी थी पहले सोशल मीडिया पे, हमने भी देखी है कि 1-2 जगहों पे हमने रोबोट्स को असल में भी देखा है सर्व करते हुए, लेकिन वो मशीनी रोबोट थे। तो ये इंसानी शक्ल में रोबोट पहली दफा देखा जा रहा है, और वाकई बंदा हैरान हो जाता है देख के कि इतनी एक्यूरेसी के साथ वो जो एक स्पेशल मूवमेंट है ना, किसी टाइम भी आप भूल सकते हैं कि मैं इंसान हूँ, मैं नॉर्मल हो सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। यूं कर सकती है। यूं मैं तो कह रहा हूँ किसी दिन हम भी ये कोरियोग्राफी सीखते हैं और हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से होस्ट करेंगे, और वो यूं लगेगा कि रोबोट एंकर्स जो हैं वो। और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। अच्छा जी, आप चलते हैं शोबिज़ की दुनिया में। तो अब बात करेंगे हॉलीवुड अदाकार, पाकिस्तानी सिनेमा के दिल दादा निकले। हाँ, बड़ी तारीफें हो रही हैं उन्होंने भाई। क्या स्टोरी क्या है जी? स्टोरी क्या है जरा? स्टोरी ये कि पाकिस्तानी फिल्म है उम्र यार, हाँ जी, और इसके हॉलीवुड में चर्चे हैं, बड़ी पसंद की जा रही है ये फिल्म, और इसको बहुत पसंद किया गया है। और वहाँ पर जो वहाँ के जो
एक्टर्स हैं उनकी विल जानिब से बड़ा स्मिथ और पसंद जॉनी किया। डेप का बताया जा रहा जॉनी है कि डेप वो वहाँ बहुत नजर पसंद कर आए रहे हैं हैं इसको। और फिल्म अमरो यार की जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है हुमा जमील बाबर, उनके साथ उन्होंने तस्वीर भी बनवाई है। ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जहाँ पर वो गई हुई थी और वहीं पर ये हॉलीवुड के दोनों एक्टर्स भी उन्हें मिले हैं और बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के और काम टाइटल को वाला इस जो लेवल है पे सराहा विल जा स्मिथ रहा को है। पाकिस्तानी फिल्म के टाइटल वाला एक लॉकेट भी तोहफे में दिया गया है, हाँ। जिसे विल स्मिथ ने खुशी से हाँ, कबूल किया। वो हम फोटो में देख भी सकते हैं वैसे जो पॉइंट किया जा रहा है बहुत अच्छी proper बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्शन को लॉकेट की इतना तरफ। पसंद किया जा रहा है, पाकिस्तानी स्टोरी को इतना पसंद किया जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये वैसे अमरो यार की कहानियां हमारे बचपन में भी आती थी, वो और नॉवल लोग टाइप बने अक्सर होते इसको थे। उम्रो यार को कहते थे उम्रो अयाल ये इसका अयाल। नाम कभी भी सही नहीं लेते हाँ, थे। ये अमरो अयार अमरो मेरे ख्याल से अमरो अयार। जी जी कहा जाता है और बहरहाल बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने वैसे अभी तक खैर मानो ये लहंदा पंजाब पे चढ़ते पंजाब की कोलैबोरेशन तो देखी है, बड़ी मजे वाली है। अब हम चाहते हैं जरा हॉलीवुड और हॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड और लॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड की कोलैबोरेशन होनी Collaboration होनी चाहिए। अच्छा अजीम, मैं आपको एक इमेजिनेशन की स्टोरी देती हूँ। अच्छा। आपने बस इमेजिन मैंने करना सिर्फ imagine करना है। इमेजिन करना है, मुझे बताना है खुली आप आंखों से क्या- आंखें बंद करके इमेजिन करना। नहीं, आंखें खोल के इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन के आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा, इमेजिनेशन में आपने ये सोचना है कि आप बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में, अच्छा वहां पर आपकी फेवरेट डिश आ चुकी है सही। और वहां पर चीता आ जाता है चीता आ जाता है। और चीता वो डिश आपके साथ बैठ के खाना शुरू कर देता है, तो आप क्या करेंगे? ये क्या इस तरह expressions के ख्वाब हो सकते हैं, वैसे ख्वाब भी आते हैं इस तरह के No, जिनका no, कोई no, सिर no. पैर नहीं होता। हकीकत में ये हुआ है, दोस्त बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में और अचानक से चीता नमूदार हुआ है और वो खाना हड़प करने लगा है। फुटेज भी दिखाते हैं हम अपने नाजरीन को। और रद्द अमल जो था लोगों का वो बड़ा डिफरेंट था, लोग बड़े इजी बैठे हुए थे। जो ये देखें, ये वीडियो भी आ गई है, ये बैठ के खाना खा रहे हैं। ये बैठे कैसे हुए इतने सुकून से? वैसे मैं यही सोच रहा हूँ। मैं भी यही सोच रही हूँ, दौड़ क्यों नहीं लगाई, लेकिन ये अक्लमंदी आई थी। अक्लमंदी का मुजाहिरा यही कि आप वहीं बैठे, अच्छा वो खा भी रहे हैं साथ हाँ। और पिक्चर बना रहे हैं सामने वाले भाई। बिल्कुल, और ये कोई रिवायती डिश भी लग रही है, ये बड़ी दिलचस्प जो है वो लग रही है डिश, इतने बड़े थाल के अंदर। आई थिंक ये जो कस्बा? अरबिक रिवायती डिश बिल्कुल है। कस्बा कहते हैं ना इसे। जी हाँ, जी हाँ। और ये वो है और हम सारे तो इस तरह की डिश अच्छा को जो मंदी साहब कहते हैं। अच्छा शेरबानो वो देखे जो राइट साइड पे जो एक बिल्कुल साहब बैठे करीब। हुए ना चीते के, उनकी सांस जो है ना रोकी हुई है। मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत है तो बिल्कुल दोनों, लेकिन अक्लमंदी ये कि दोनों कोई भी मूव नहीं कर रहा, दौड़ना नहीं चाहिए इस सिचुएशन में। लेकिन अब मुझे समझ Tackle नहीं आ रही करना कि चाहिए। ये कोई टैलेंट है या कोई बेवकूफ़ी है कि एक जो जंगली जानवर है, खूनखार जानवर है, उसके साथ आप ऐसे रिस्क कैसे ले सकते हैं? लेकिन वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, भागेंगे तो वो और मुंतशिर नहीं, हो लेकिन सकते। यहाँ पे लेके कौन आया इसको भाई? मैं तो ये सोच रहा वो हूँ। खुद से चीता आ चुका है या फिर कोई लेके आया, ये स्टोरी नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी सामने आई थी। मैंने कहा मैं आपके साथ अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं, देखने वालों के साथ, कि ये कितना डिफरेंट वैसे है। सोशल मीडिया पे भी ना एक दूसरे से आगे निकलने की रेस के अंदर इंसान कहाँ कहाँ पहुंची जा रहा है, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। ये भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक हर का चीता stunt- हो। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, जंगली जानवर है ये, पता नहीं इसको ये टेम trend किया जा है। सकता है। ये उस तरह से पेट तो नहीं है जिस तरह से डॉग्स होते हैं या जिस तरह से बिल्लियां हैं या घोड़े हैं। और ये जहाँ से कोई खाने की शेर- कोशिश करता था वो चीता। वहाँ पे हाथ अपना जो है पीछे हाथ पीछे करता था और वो खाना शुरू कर देता। अब ये सोचे ना कि खाते खाते साथ वाले किसी सांप के ऊपर इसकी नजर पड़े और वो ज्यादा लजीज लगे इनको। ओह नो, फिर कौन बचाएगा? ओह नो, फिर आप उसके डिनर या लंच बन जाएंगे। नहीं, डिनर करने के बाद फॉर एग्जांपल वो इधर देखता है और उसको ज़ाहिर डिजर्ट भी तो होता है ना Oh, खाने no. के बाद। ये वैसे अब हमारे साथ अगर होता तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेड हो जाते, बेहोश हो जाते। क्योंकि हम भाई मेरे लिए तो एक मैं तो बैठा हुआ था मेरे कि लिए तो कहाँ एक से आ डरावना गया। ख्वाब है। सीरियसली, हाँ, ख्वाब जैसे के अंदर आपने होता कहा है तो जिसका ख्वाब में सोच बिल्कुल, सकता हूँ। ख्वाब में ऐसे होता है ना जिसका कोई सिर पैर नहीं अब होता। आप आप मान अचानक- लें कि अब एआई का जमाना है, अब आप हकीकत में सब कुछ बर्दाश्त नहीं, करना हकीकत पड़ेगा। में ये तो असली शेर था। मुझे लग रहा है ये सोशल मीडिया का जमाना है ना जो ये जो इसने चीता था, ये चीता साथ वाले, असल में मुझे साथ वाले चीते लग रहे थे। हाँ, चीते वो वो तो चीता था, साथ वाले ज्यादा चीते थे जो बैठ के आराम से सुकून से खा वो रहे थे। साथ वाले एक दूसरे को कह रहे होंगे तो चीता लग गया भी चीता। उनके चीता लग गया क्या तो डरिया बात नहीं है। चीते नु देख के। तो जी ये बात है, हम लोग तो अब जितनी भी दिलचस्प कहानियां हमारे सामने आती हैं, जो स्टोरीज जो विजुअल्स हमारे सामने आते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम का उन्हें हिस्सा बनाएं ताकि इन 2 घंटों में जो हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे वो ख्याल हमारी से फैमिली है, वो भी एंजॉय करें। खबर से हमें एजुकेशन की खबर पर जाना चाहिए। एजुकेशन अच्छा की भी कोई खबर अब educate करने जा रहे हैं हम लोग। एजुकेट करना बहुत Please. ज़रूरी है। तो वो ये है कि इंतहाई अहम खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने नई जो है पॉलिसी सामने आई है, वो ये है कि वो लाजमी जो मजमून था मुतालिया पाकिस्तान पाकिस्तान स्टडीज स्टडीज़ भी उसे कहते हैं, मुतालिया पाकिस्तान भी कहते हैं,
2023 के जो सारा सामने आया है, जो पैटर्न है स्कीम ऑफ स्टडीज है जी हाँ, उसमें वो उसको 2023 की, खारिज बिल्कुल कर उसको खारिज कर दिया है। और ये अंडर ग्रेजुएट के लिए पॉलिसी बनाई गई है, वो ये कि लाइक बीए, बीएससी, तमाम जो ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम हैं वो अब पाकिस्तान स्टडीज को बतौर कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो उस तरह से नहीं लेकिन पढ़ेंगे। ये तो गलत बात है, आप अपनी स्टडीज को ही कंपलसरी नहीं कर रहे, आप उसको खत्म कर रहे नहीं, हैं। इससे तो पहले तो ये था, अब ऑब्वियसली इसकी जो पूरी स्टोरी है वो जब सामने रिवील होगी तो ही इस पे ज्यादा सिचुएशन क्लियर हो पाएगी कि क्या इसकी जो जगह कोई पाकिस्तान और को सब्जेक्ट है लाज़मी जिसे मज़मून- शामिल किया गया। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लाजमी मजमून के तौर पर नई स्कीम ऑफ स्टडीज 2023 में इसे खारिज करने का फैसला वैसे सामने शहरबानो, आया है। एक लेकिन दिलचस्प कहानी बताऊं। मुझे पता, तुम तो कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ। नहीं नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं stories कह रहा याद बहुत नहीं अच्छा थी। हुआ, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हुआ। देखें जी, कोई माहिर एक्सपर्ट बैठे होंगे जिन्होंने कोई फैसला लिया होगा, वो तो खैर इस पे असल में तनकीद भी बच्चे की जा mostly ना सकती है। इसको पसंद नहीं करते, मतलब पढ़ाई के तौर थोड़ा पर dry इसलिए subject कि लगता बहुत ड्राई है, और आप इसमें जो डेट्स हैं नहीं, उसको आप इधर उधर नहीं कर आप सकते। मेरी फनी स्टोरी तो सुन लें। फनी सुनाएं, स्टोरी क्या है, सुनाएं, वो जी, ये जी, होता है अर्ज कि जी जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना, उसकी साइंस ही होती है कि अगर आप किसी एक कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो गए ना तो आप सारे सब्जेक्ट्स में फेल जी हाँ, तस्वर किए जी हाँ, जाएंगे और आपने सारे एग्जाम दोबारा देने हैं। बीए के इम्तिहानात में बिल्कुल। अगर आप इंग्लिश में बहुत मुश्किल होता है पास होना, लेकिन अगर आप इंग्लिश में पास हो गए और आप पाकिस्तान स्टडीज यानी मुतालिया पाकिस्तान में पास नहीं हुए तो आप यहाँ इस्लामिक fail। स्टडीज, इस्लामियात भी कंपलसरी है मेरे ख्याल से। नहीं, इस्लामियात, आई थिंक इस्लामियात कंपलसरी अच्छा, नहीं है, वो compulsory आप- नहीं नहीं तो बहरहाल कंपलसरी सब्जेक्ट की तो साइंस ही होती है। तो मैं एक साहब को जानता हूँ जो सारे इम्तिहान पास कर गए बड़ी मेहनत के साथ, मुतालिया पाकिस्तान में फेल हो गए। ये तो बिल्कुल वैसे हो जैसे वो सांप वाली गेम खेलते हैं ना, तो और वो 99 पर जाके आपको नहीं, 10 देता है। और वो एक नंबर से फेल हो गए। तो वो जब एक नंबर से फेल हुए तो सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी। तो उनके लिए ये अच्छी खबर दिस इज सैड। है। उनके लिए अच्छी खबर अच्छा, आप हो मुझे बताएं अजीम, छठी हिस्स आपकी कभी काम की है? अभी मेरी छठी काम की है ना, वो मैं वही तो बता रहा था कि ये जो पाकिस्तान स्टडीज का मजमून इन्होंने कंपलसरी लिस्ट से हटाया है, तो अब 6 सेंस यही कह रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम के जो लोग डसे हुए हैं या एक एक नंबर से फेल हुए हैं, वो खुश हो वो जाएंगे। तालिब इल्म खुश हो जाएंगे कि यार चलो शुक्र है थोड़ा ईज डाउन के बट सिचुएशन अगर को। इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। आपकी स्टडीज के बारे में हाँ जी, वो बताना तो चाहिए। पूरी स्टोरी जब छठी कहानी हिस्स की सामने जानिब- आएगी तो ज्यादा छठी हिस्स की सिचुएशन जानिब क्लियर बढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में बातें आ रही हो? अच्छा, मेरे साथ ऐसा हो, अच्छा, मैं समझती हूँ मेरी आपको सिक्स सेंस लगता है आपकी बहुत सिक्स तेज सेंस है, बहुत तेज है? बहुत तेज है मेरी सिक्स सेंस। जो वाइब आ जाती है कि अब क्या होने लगा है, क्या होने मुझे वाला तो है, ऐसा लगता है शहरबानो most of सारी time- खवातीन की सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। सही 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 पहचाना। बंदा बेचारा मार खा जाता है ये सिक्स पेन सेंस आपका हुआ। में। बंदा बेचारा मार खा जाता है, जो है ना सिक्स सेंस पे बंदा मार खा जाता है। खवातीन की ओवरऑल सिक्स सेंस काफी तेज होती है। अच्छा छठी, इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे अभी साथ नहीं कर बड़े रहे हैं। खास गेस्ट होंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। छठीस पर हम बात कर रहे थे। आपकी छठीस ने भी ये कहा होगा कि अभी आने वाले हैं, अभी आ जाएंगे, अभी ब्रेक खत्म होगा, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोइज़ हुसैन। मोइज़ साहब, मुझे ये बताएं कि ये छठीस होती क्या है? अगर हम अपने दिमाग के साथ सोचें तो मुझे पहले सिचुएशन की समझ आना शुरू हो जाती है कि लाइक ये मामला हो रहा है तो इसका ये ऐसे होगा, तो वो एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ टाइम वैसा ही होता है। तो ये होती है छठीस। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में माइंड साइंसेज लेके आता है, मैं फाउंडर हूँ माइंड साइंसेज का। जी और माजर। ये छठीस का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, छठीस का ताल्लुक जो है वो साइकोलॉजी के अंदर एक ब्रांच है, पैरासाइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स। जी जी। तो ये माइंड साइंसेज में आती है। अच्छा, छठीस है क्या? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास 5 हवास है जिनको हिस्स कहते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, बिल्कुल। जबान जायका चखती है, नाक सूंघती है और हाथ छूते हैं। छठीस एक अलग से हिस्से जो हर इंसान में मौजूद होती है, मगर ये सोई हुई होती है। जब इंसान कदीम जमाने में गारों में रहता था तो उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसे कैसे पता चले कि बारिश कब आने वाली है, खुराक कहाँ मिलेगी, अगर वो बीमार है या उसे चोट लगी है तो कौन से दरख्त का पत्ता ऐसा है जो लगाने से जख्म ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने जो छठी हिस्स दी थी वो उसे आगाही देती थी आने वाले खतरात से, या अपनी खुराक तलाश करने से, या अपने घर का रास्ता ढूंढने से। क्योंकि उस जमाने में रोड तो नहीं थे, लोग जंगल में निकल जाते थे शिकार के लिए, तो वापस कैसे आए। तो इन तमाम चीजों के लिए छठी हिस्स होती है और वो छठी हिस्स उस पर काम करती थी। जब इंसान ने तरक्की की और गैजेट्स के ऊपर आ गया, आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्स जो है वो सो गई। अब आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको एकदम से ख्याल आता है कि आज वो आएगा, हाँ जी। आज उसका फोन आएगा, Feeling और वो ऐसा आ ही जाएगा। है। है ना।
तो जी हाँ। आप कहते हैं अरे यार मैंने शैतान को याद किया, शैतान मजाक में कहते हैं शैतान को याद किया, शैतान आ गया। ये छठी हिस्स है और ये बड़े कमाल की है कि इसमें इंसान अगर इसको जगा कर डेवलप करे तो वो बहुत सारी चीजें सेंस करता है जो फ्यूचर में होने वाली। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा। दुनिया में कौन सी चीज क्या होने अच्छा वाली है। मोहित साहब, ये तो तूफान बड़ी कब आने दिलचस्प वाला बात है। आपने बताई कि मतलब हम अपनी सिक्स सेंस को इस हद तक डेवलप कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, मतलब इस तरह की पेशन गोइयां भी आपको हो सकती हैं। जी बिल्कुल हो तो ये सकती है। तरीका कार क्या है, किस तरीके से फिर इसको किया जा सकता है देखिए, डेवलप? थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग होती है। छठी हिस्स को एक, पॉलिश कैसे किया जा सकता है? मैं बता रहा हूँ 1940 में एक शख्स था लारेडो टेक्सास यूएसए में। उसने जी। कहा कि मैं क्योंकि इतना अमीर नहीं हूँ, बच्चों को बड़ी स्कूल में नहीं भेज सकता, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे बच्चे। मैं चाहता था उसका दिमाग तेज हो ताकि वो ग्रेड्स अच्छे लाए। सही। उसने बच्चों पे काम करना शुरू किया हिप्नोसिस के जरिए। और इत्तेफाकन वो जब अपने बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनको सजेशन मशवरा दे रहा था कि वो फला सब्जेक्ट में इस तरह माहिर होंगे वगैरह वगैरह, तो एकदम से उसने देखा कि उसकी बेटी, उसका नाम था इजाबेल। सही। इजाबेल ने एक ऐसा जवाब दिया जो सवाल अभी बाप ने नहीं किया था, उसके जहन में था। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सवाल करने वाला था? वहां से इसकी इब्तिदा। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी काम किया है, मगर ये प्रैक्टिकल साइंटिफिक काम जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पे उन्होंने 20 साल रिसर्च की, मुख्तलिफ साइंसदानों को बुलाकर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि एक इंसान, एक आम स्टूडेंट, एक आम हाउसवाइफ अपने जहन के अंदर ये एबिलिटी जो होती है इसको जगा सकता है। उसको मोहित साहब, ESP वैसे ये कहते हैं। हिप्नोसिस पे तो वो सिगमंड फ्रूड साहब का भी बड़ा काम है, लेकिन अभी दिलचस्प जो बात एक मेरे ज़हन में आई वो ये कि कहा ये जाता है कि मेडिटेशन से या इस तरह के तरीक़ाकार से आप छठी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो क्या ये इतनी भी देखिए- डेवलप हो सकती है कि ये भी पता चल जाए कि इंतखाबात में कौन सी पार्टी जीतेगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा? बिल्कुल। मेडिटेशन इज सेल्फ हिप्नोसिस। अच्छा, हिप्नोसिस हर चीज की माँ है। हिप्नोसिस से वेट भी लॉस होता है, ओह। हिप्नोसिस से फियर और फोबिया भी रिमूव होता है। मगर ये जिसकी मैं बात करूं उसका नाम होजे सिल्वा था। सिल्वा ने एक चीज दुनिया को दी कि आम आदमी ट्रेन हो सकता है बहुत जल्दी। आपको 20 साल 5 साल मराकबा करने की जरूरत नहीं मेडिटेशन की। अच्छा। आप 4 दिन में आपके अंदर ये सलाहियत डेवलप हो जाती है। और उसने किया, दुनिया के पूरे मुल्कों में ये प्रोग्राम चला। तो छठी हिस्स हमें बहुत सारी चीजों, देखें, एक तो खतरा से आगाह करती है। अच्छा, हमें ये दूसरा, कहने आप लगी किसी थी से- मोहित साहब, जैसे हमें अक्सर जी। लोग ऐसे हमारे साथ मौजूद होते हैं कि जिनको ये चीज़, इस चीज़ का इल्म होना शुरू हो जाता है कि ये शख्स या तो हादसे का शिकार होने वाला है या ये दुनिया से रुखसत होने वाला है। ऐसी हाँ, चीज़ें भी मैंने बिल्कुल। देखी हैं। तो ये छठी इसमें ही आती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल छठी इसमें आती है। दूसरा, लेट्स से किसी से रिश्ता तय होने वाला है, जी हाँ, जी तो हाँ। छठी इस अगर बेदार है तो आप सेंस कर लेंगे कि ये लड़का ये लड़की है या हमारे नहीं। लिए बेहतर होगी कि नहीं होगी। ठीक केवल है? आप दोस्ती इसी में तरह- आपकी छठी इस बहुत काम करती है। कोई शख्स आपसे दोस्ती बहुत काम करना करती है। चाहता है तो आपको समझ आती है कि नहीं, बिल्कुल। ये मेरे साथ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, आपको आगाही देती है। और छठी इसका इज़हार 2 तरीके से होता है। एक, आपके जहन में सोच आती है। दूसरा, आपके जिस्म के किसी हिस्से में खास किस्म की कैफियत पैदा होगी। जैसे आप कहते हैं ना कि वो स्टमक में होना शुरू हो जाता है, जी जी। बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज आना शुरू होती है, इस तरह की सेंसेशन होना शुरू होती है। कई दफा हाथों में होती है, वो इंडिकेशन होती है। क्योंकि देखिए, आपका जो थॉट है ना, वो अगर फीलिंग के साथ हो तो वो असर करता है जिस्म पर। ये हर आजकल जो feeling जिस्म पर असर लेटेस्ट करती है। जबान इस्तेमाल की जा रही है मोहित साहब, वाइब, कि मुझे वाइब आ रही Vibe आ है, रही है। हाँ, ये भी वही vibe। है। बिल्कुल है। इसी तरह आप किसी से पहली दफा मिलते हैं और आपको वो शख्स अच्छा लगता है, आप नहीं जानते वो कौन है। Out of nowhere। दूसरी तरफ, हाँ, दूसरी तरफ आप किसी से मिलते हैं, आपको होती है चला जाए यहाँ से, मतलब समथिंग नॉट समथिंग गुड, इसको हम वाइब्स कहते हैं। जी जी। बेसिकली उसका ऑरा आपके ऑरा से जब टकरा, तो ऑरा एक एनर्जी फील्ड है जो 8 मीटर रेडियस हमारे जिस्म के अंदर होती है। और ओह, कुरान में इसका जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अच्छा। कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मुतयन कर रखे। ये जो नूर का हाला है, ये इंसान को, हर इंसान उस अंडे के छिलके के अंदर मौजूद होता है। जब आप किसी से मिलते हैं, अगर वो शख्स नेगेटिव है, अगर वो ईवल है, तो आपको सेंस हो जाता है। शर्त ये कि आपकी छठी इस काम कर रही हो। मैं या वही फिर कोई वही शख्स पूछना चाह अच्छा रहा है था तो मोहित आपको साहब पता कि चल ये जाता कैसे है। पता चलेगा, हम लोग किसी से मिले हैं या कोई भी सूरत हाल है उसके मुताबिक कोई भी हमें फीलिंग आ रही है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी सिक्स सेंस हमें बिल्कुल सही बता रही है या सिर्फ हम लोग ओवरथिंक कर रहे हैं या कोई बुरा गुमान ऑलरेडी हमारे ही ज़हन में चल रहा है? देखें, एक चीज याद रखें, इन 6 सेंस से जो चीज आती है उसको इंट्यूशन कहते हैं। जी जी। इंट्यूशन में
और आपकी अपनी इमेजिनेशन में बहुत बारीक सी लकीर है। अब होता ये कि जब ये चीजें आना शुरू करें और आपको खुद ही पता चल जाए कि मुझे ये सोच आई थी या ये फीलिंग आई थी इस शख्स से मिलकर, और बाद में पता चला वो सही नहीं, इसका मतलब आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। इट हैज टू बी टेस्ट एंड ट्राई। सही। जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि जी अच्छा मुझे पता चला कि आज मार्केट, मिसाल के तौर पर अगर गोल्ड ने अगले महीने 2,30,000 पाकिस्तान में क्रॉस करने हैं और अगले महीने 2,30,000 पर तोला 24 कैरेट क्रॉस करता है, इसका मतलब आपकी इंट्यूशन सही है। और या जैसे बिटकॉइन इतना जाने वाला या हाँ इतना जी। गिरने जैसे वाला, कुछ लोग हैं prediction सही उनको कहा इस तरह जाता है कि test करें मैच इसको। के हवाले से प्रेडिक्शन करते हैं कि मैच हम कौन सी टीम जीतेंगे, जीतेगी। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सिचुएशन ऐसी होने वाली है। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि हमारे घर में चोरी होने वाली है। और ऐसा मतलब मुझे ये वाइब आई कि मैंने अपने घर वालों को कहना शुरू कर दिया एक हफ्ते से कि हमारे घर में चोरी होने वाली है, चोरी होने वाली है। और हमारे घर में लिटरली चोरी हो गई। उसको intuition लेकिन साहब तेज है ना, मुझे इसका शक की मतलब- नजर से लेकिन देख मोहित रहे थे। साहब, अब ये इंट्यूशन है या कई दफा इसका उल्ट भी होता है? वो कहते हैं ये कि आप जो सोच रहे होते हैं वही हो जाता है, या जो होने वाला देखिए, होता है वो हम जब सोचते हैं। देखिए, आपकी सोच चीजों को बनाती है, मगर सोच के साथ कई और स्टेप्स होते हैं, तब चीजें तख्लीक होती है। कोई भी इवेंट होता है, उसके पीछे अगर आपकी सोच है तो उस सोच के अंदर कई 4 स्टेप्स हैं। जब तक आप स्टेप्स नहीं कर पा रहे, वो चीज कन्वर्ट नहीं होगी इवेंट में। तो सिर्फ ये कहना कि आपकी सोच से होता है, सिर्फ आपकी सोच से नहीं होता। ये तो आम फहम जबान में समझाने के लिए कहते हैं कि थॉट्स क्रिएट रियलिटी, Exactly. यानी आपकी सोच हकीकत को बनाती है, मगर इसके पीछे स्टेप्स होते हैं। हम आदमी नहीं कर सकता, मगर छठी हर शख्स में मौजूद होती है। मैंने आपसे पहले कहा वो बेदार नहीं होती, और अगर बेदार बेदार कैसे हो कर सकते जाए, हैं अगर कोई करना चाहता है? देखिए पहली चीज है बहुत ज्यादा स्क्रीन पे टाइम मत दे, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल फोन हो। सही। जितना ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी छठी हिस्स बढ़ेगी। दूसरा, मराकबा करें। आपको पता है हम कुछ अरसे से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब थे पिछले चंद सालों में, तो हमने एक मराकबा शुरू किया ऑनलाइन फ्री ऑफ चार्ज रात 11 बजे, रोज रात को 11 बजे, सॉरी रोज नहीं, मंडे और थर्सडे। अब उसमें लोग शामिल होना शुरू हुए। मैं जानता भी नहीं कि कौन है वो, ठीक है, हमारी यूट्यूब पे होता है वो। लोग ठीक होना शुरू हो गए, बीमारियां ठीक होना शुरू हो गई, वाह। लोगों को एक कर्जे का मसला था, जॉब का मसला था, वो ठीक होना शुरू हुआ। वो मराकबा कर रहे थे हम पाकिस्तान के लिए, मगर सोच ही थी कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को फर्क पड़ जाए, माशी हालात बेहतर हो जाए। तो जाहिर है, जैसे समंदर जो बनता है वो अरबों कतरों से बनता है, तो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का हिस्सा अगर वो ठीक होना शुरू हो जाए और इस तरह ये बात फैले और लोग डॉक्टर साहब, ठीक फिर होना शुरू हो, तो ये पाकिस्तान ठीक हो बड़ी जाएगा। अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है। हमारे व्यूवर्स को फिर ये भी बताएं कि छठे हिस्स को बेदार करके कौन कौन से मर्ज ऐसे हैं जिन पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, छठी इसको बेदार, पहली तो बात है कि आपको वक्त से पहले पता चलेगा या आपकी सोच आएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप वक्त प्रॉब्लम होने से पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको छठी ये बताएगी कौन सा डॉक्टर बेहतर है, आपकी छठी खुद ही गाइड करेगी। जी हाँ। दूसरी चीज, छठी के साथ जब मराकबा आप करते हैं तो मराकबे में होता क्या, देखें, इंसानी जिस्म में जब कोई बीमारी होती है तो वो 2 तरीके से होती है। ये तो बाहर से कोई चीज अटैक करती है, वायरस है, बैक्टीरिया है, बाहर से अटैक करता है, या आपका जिस्म खुद ब खुद अपने निजाम के अंदर खराबी पैदा करता है। तो दोनों सूरत के अंदर जब आप मराकबा करते हैं, इंट्यूशन का, बिकॉज मराकबा और इंट्यूशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंट्यूशन जो है वो एक शख्सियत है या एक वजूद है जिसकी खुराक जो है वो मराकबा है, मेडिटेशन। तो रोज जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इंट्यूशन को खुराक दे रहे होते वो हैं। सब क्या या आप हकीकी और गैर हकीकी दुनिया में रब्त को छठी हिस्से तलाश किया जा सकता है? देखिए, रब को तलाश तो किया जा सकता है, मगर रब के वजूद को नहीं जाना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, रब तो आपको हर जगह मिलेगा। अगर उस सेंस में देखा जाए तो आपको रब पत्थर में भी मिलेगा, पत्तों में भी मिलेगा, आसमान, जमीन, फिर दुनिया का जो निजाम है, जो कायनात चलती है, अगर उसको आप देखें तो आपको रब मिल जाएगा, क्योंकि ये कायनात जो है वो किसी निजाम के बगैर नहीं चल सकती, और निजाम को पैदा करने वाली कोई हस्ती होगी जिसने निजाम बनाया ना। तो जब आप निजाम को देखते हैं तो आपको रब मिल जाता है। लेकिन रब क्या है, वो रब नहीं चाहता कि आपको पता चले, बिकॉज अगर आपको पता चलेगा तो जो आपको पता चलेगा वो गलत होगा। क्योंकि रब आपकी सोच और आपके जहन के तस्वुरात से और तमाम चीजों से बाला तर है। मतलब लेकिन मौली साहब, आप सोच ही कुछ नहीं लोग छठी इसमें सिर्फ नेगेटिविटी को बताते हैं कि ये गलत होगा, ये मेरे साथ ऐसे होने वाला है। सिर्फ हादसे बताए जाते हैं। हादसा, तो पॉजिटिविटी तो हमने कभी छठी इसमें बहुत ही कम देखा है। तो ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि लोगों के अंदर अगर किसी वजह से बचपन से खौफ या नेगेटिविटी डाली गई हो, मसलन बहुत सारी चीजें
बचपन की तरबियत से होती है। आपको पता है जो बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंचता है, मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रोग्राम्ड हो चुका होता है। जैसे आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्ड है ना, सॉफ्टवेयर सारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स है। 7 साल के बाद दुनिया में जब वो आगे जाता है, स्कूलिंग में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी, जॉब, बिजनेस, तो वो जो 7 साल का बच्चा है वही सब कुछ कर रहा होता है। यानी उसमें जो बेसिक चीजें आपने डाल दी है वो कभी खत्म नहीं होती। उन फिल्टर से, उन चश्मों से वो पूरी सारी जिंदगी दुनिया को देखता है और फैसले करता है। तो अगर तरबियत घर के अंदर अच्छी हो माँ बाप की, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे माँ बाप को देख कर अमल करते हैं। तो अगर बाप नमाज पढ़ता है, माँ नमाज पढ़ती है, घर में तिलावत होती है, तो बच्चे के ज़हन में ये चीजें बस जाती है। यस, और अगर माँ बाप के अंदर ये रूहानियत हो तो वो रूहानियत बच्चों में ट्रांसफर होती है, इंट्यूशन बच्चों में ट्रांसफर होता है। ये छठी इज बेसिकली हम लोगों को वो जो हम एक टर्म यूज करते हैं डेजा वू, कि हम लोगों ने ये सिचुएशन ये पहले भी देखी है, बिल्कुल ऐसे पहले भी हुआ था, तो वो भी छठे हिस्से ही कनेक्टेड है कोई चीज? नहीं, डेजा वू जो है एक अलग फिनोमेना है। डेजा वू में होता ही है कि लेट से आपने कोई चीज देखी, जब हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है। ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को डिकोड कर तलाश करता है कि प्रीवियस मेमोरी है कि नहीं कोई इस चीज की, राइट? तो अगर मेमोरी होगी तो आपको बताएगा कि हाँ ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, इसको घर कहते हैं, इसको दरवाजा कहते हैं। अगर मेमोरी नहीं होगी तो आप कुत्ते को नहीं पहचान सकते कि क्या शय 4 पैर पे चल रही है। बाज लोगों में जो हसास होते हैं, खासकर देखा गया म्यूजिशियन, पोएट, आर्टिस्ट, फनून लतीफा से जिनका ताल्लुक होता है, उनमें बाज दफा जब वो किसी चीज को देखते या कोई चीज सुनते हैं तो एक की जगह 2 सिग्नल जाता है। पहला सिग्नल जाके इमेज बनाता है, क्योंकि याद रहे आपका ब्रेन इमेज की बेसिस पे चलता है, आवाज पे या वर्ड्स पे नहीं चलता। डॉक्टर साहब जल्दी से वक्त की कमी है, मैं जल्दी से बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों से ये भी सुना कि उनके जो प्यारे दुनिया से चले गए हैं, वो आंखें खुली हैं और वो कहते हैं हमसे मुलाकात हुई है, ऐसा भी कुछ होता है? कुछ लोगों में ये पॉसिबल है। वैसे तो अल्लाह ने उस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान एक पर्दा रखा है जी हाँ, मगर बाज दफा ये होता है कि खुद प्रैक्टिस के बाद आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। उसूलन नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बिकॉज वो अलग दुनिया के वहां पे अमल नहीं है। उस दुनिया में अमल नहीं हो सकता, इस दुनिया में अमल हो सकता है। मगर उस दुनिया के लोग इस दुनिया की तमाम बातें देख रहे, जान रहे, मगर कुछ कर नहीं सकते। ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मोइज हुसैन, आपने अपना खसूसी वक्त निकाला, बहुत इन्फॉर्मेटिव था ये टॉपिक है, इस पे तो दिल कर रहा है मज़ीद बात करते जाएं। तो फिर इंशाल्लाह एक और निश्चित रखेंगे और हम कोशिश करेंगे। हम आपके कॉल्स भी लेंगे। मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में बहुत से सवाल होंगे, मेरे दिमाग में बहुत सवाल थे, बहुत से मैंने पूछ लिए। इस पर प्रॉपर एक टॉपिक रखेंगे, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो दोबारा से। बिल्कुल। और अभी हम एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं, एक और हम गेस्ट हमारे साथ होंगे और आप कॉल्स भी लेंगे। बिल्कुल, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, इंसान की शख्सियत पर मूड का बहुत असर होता है। मूड अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर मूड ख़राब हो तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। और इंसान का मूड क्यों ख़राब होता है, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस सेगमेंट के दौरान कॉल कर सकते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ शहबानो कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उज़मा सदाकत साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि मूड डिसऑर्डर के बारे में। तो ये होता क्या है? मूड डिसऑर्डर जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये मूड मिजाज में उतार चढ़ाव का कोई प्रॉब्लम है जो कि आ जाता है। पाया जा रहा है। अच्छा, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि मोस्टली लोगों में पाया जाता है। मोस्टली लोगों में एक टेम्परेरी मूड का स्टेट होता है जिसमें बहुत ज्यादा खुश हो जाना या फिर बहुत ज्यादा सैड होने की तरफ जाना, दुखी होने की तरफ जाना। तो ये जो टेम्परेरी स्टेट है ये हम सारे ही लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा इसमें और भी सिम्टम्स हैं, चिड़चिड़ापन आ जाना, गुस्सा आना, थोड़े मरने के ख्याल कभी जिंदगी से यानी बेजारी, मायूसी, बिल्कुल बेजारी हो जाना कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, सुसाइड के ख्यालात आने लगना। सो कभी कभार यानी सुसाइड का ख्याल तो हर बंदे को नहीं आता, लेकिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये आमतौर पे लोगों में ओवर स्टिमुलेट हो जाना या ओवरवेल्म बाजुकात हो जाना किसी सिचुएशन में। सो ये आम लोगों के साथ भी होता है। लेकिन आम लोगों में और किसी भी ऐसे शख्स में जो कि मूड डिसऑर्डर का शिकार है, उसमें फ़र्क ये है कि ये टेम्परेरी स्टेट्स होती हैं जो कि हम सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो लोग मूड डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनके लिए ये स्टेट्स जो हैं ये
परसिस्ट कर रही होती हैं फॉर फ्यू वीक्स या फॉर फ्यू मंथ्स, तो उनके लिए खुद को मैनेज करना फिर मुश्किल होता जाता है और सिम्टम्स जो हैं वो यक्के बाद दिगरे ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। यानी कि अगर किसी का मूड खराब हो गया है तो वो हफ्तों महीनों में खराब ही रहेगा, खराब ही नो मैटर रहेगा। व्हाट, वो चाहे उसके इर्द गिर्द अच्छी चीजें भी होती अच्छी चीजें हो रही हों, अगर वो डाउन फेज के अंदर है जैसे डिप्रेशन में है जी, जी, तो बिल्कुल। इसका मतलब है कि मूड बहुत लो रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा आएगा उसको। और अगर वो थोड़ा मूड ऊपर की तरफ है ठीक है जिसको जी। हम मैनिक फेज कहते जी, हैं, जी। तो बिला वजह खुशी के अंदर रहना, एक्साइटमेंट के अंदर रहना, ओवर गोइंग होना, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना, हर टाइम कोई ना कोई एक फेस्टिवल सा क्रिएट अपने गिर्द करना। तो डॉक्टर अच्छा, साहब इसमें- इसको बैलेंस बंदा जी, किस जी। तरह रखे, सबसे मुश्किल तो ये लगता है बिकॉज कई सब बार कुछ तो मुझे हाँ, अपने अंदर नजर आ हाँ ऐसे ही है, हम लोग रोजाना की बुनियाद पर जब इस तरह की डिस्कशन करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम सबके साथ ही ऐसे मसाइल हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि वी आर देखिए, एक बुनियादी फर्क जो मैंने बात की कि हम सारे ही लोग इन सारे फेजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर मैं ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि कुछ हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो कुछ डिफ़िकल्ट इमोशंस होते हैं। ठीक। डिफ़िकल्ट इमोशंस वो इसलिए हैं क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी सीखा नहीं कि इन्हें हैंडल कैसे किया हाँ जी। जाए। जैसे हमें पता है कि अगर खुश हो तो बातें करनी चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़े सैड होते हैं या बाज़-औक़ात किसी बेचैनी के अंदर होते जी, हैं तो जी। हमें नहीं समझ या हमने क्या कभी सीखा करें? नहीं है कि बिल्कुल। इसको कैसे हम अच्छा, हैंडल इसमें करें। एक बड़ा अहम सवाल है जो अक्सर मैं भी सोचती हूँ जब मैं भी परेशान होती हूँ, आउट ऑफ नोवेयर छोटी सी बात को लेकर दिमाग में बैठ जाना और कहना ये उसने क्यों कहा, ये बात क्यों हुई। माइंड ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? देखिए, ब्रेन ट्रेन जो है ये असल स्किल है जो कि आपको किसी भी तरह के मूड को इन ऑर्डर रखने में बहुत हेल्प करता है। और जब हम ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो जो ट्रीटमेंट है इट स्टार्ट्स विद ब्रेन ट्रेनिंग, कि है। आप अपने आप को डिफरेंट लाइफ स्किल्स की तरफ लेकर जाते हैं, अपनी सोचों को अल्टर कैसे करना है। अगर नेगेटिव थॉट आ रही हैं, देखिए हमें पूरे दिन के अंदर कोई 70,000 थॉट्स जो हैं किसी भी एक आम फर्द को आती हैं और उनमें से ज़्यादातर थॉट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, यानी मनफी नोयत की होती हैं। ठीक है। अब वो थॉट्स आकर गुजर जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उन नेगेटिव थॉट्स के साथ क्लिंग कर जाते हैं, उन्हें बार बार रूमिनेट करते हैं, बार बार उन थॉट्स की जुगाली करना शुरू कर देते हैं और फिर इवेंचुअली उन्हें लगने लगता है कि ये थॉट्स जो हैं ये हकीकत की शक्ल हाँ इख्तियार जी। कर गई हैं। किसी भी शख्स के बारे में मनफी सोचना अच्छा, और हमारे साथ इवेंचुअली एक कॉलर मौजूद जी, है, जी। कुर्बान अली चाचड़ घोटकी से। कुर्बान, बताइएगा क्या सवाल है आपका इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग, ठीक हो? हम ठीक ठीक है, ठाक। आप बताइएगा कैसे हैं और सवाल बताइएगा। जी जी, अल्लाह पाक के साथ सब खैर खैरियत है। वो ये मूड के बारे में मैं ये मैडम से पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जो है ना मेरा मूड भी जो है ना सही नहीं रहता, कुछ घंटे के बाद जो है ना फिर से अचानक ऐसे तब्दीली आ जाती है मूड में। तो इसलिए मैंने कहा डॉक्टर से कुछ ऐसे पूछ ले जिसमें मूड हमेशा ही अच्छा रहे। सवाल पूछना थी कोई? आपको सवाल करना मुझे समझ आ गई। और बेसिकली जब भी मूड में हमें कोई मसला होता है तो हम ठीक। ये समझते हैं कि ये दूसरे शख्स की जिम्मेदारी है हमारा कि वो मूड ठीक कुछ करे। ऐसा करे जिससे हमारा मूड मूड ठीक अच्छा हो हो। जाए। ठीक? ये वैसे वाइफ जो है हस्बैंड से ये कहती हैं कि मेरा मूड अच्छा करो। हस्बैंड भी यही चाह रहे होते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि हमें अपने मूड की, हमें अपने जज्बात की, हमें अपनी थॉट्स की जिम्मेदारी खुद कबूल करनी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि हमने कुछ करना है जिससे हमारा हमारा मूड मूड ठीक बेहतर रहने की तरफ पर जाए। हमने ऐसा नहीं करना कि हमारा जिससे मूड मूड खराब हो। खराब होने की तरफ जाए। लेकिन फर्ज करें अगर खराब हो गया है तो फिर हमने फौरी ऐसा क्या करना है जिससे कि मूड जो है वो तब्दील हो, बजाय इसके कि खराब मूड को और ज्यादा खींचें और ज्यादा खराबी की वैसे तरफ डॉक्टर साहब लेकर जिन जाएं। लोगों को नहीं पता कि वो ऐसा क्या करें, तो आप चूंकि एक्सपर्ट हैं, आप बताएं कि क्या करना Yes. चाहिए। जब बड़ी बुनियादी सी एक चीज़ है कि आप अगर 10 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं, आपका मूड किसी भी वजह से ख़राब है, अगर आप 10 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं तो फौरी तौर पर आपके मूड में एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आने की तरफ सही। जाता है। इसके अलावा अगर आप रात को नींद अच्छी लेते हैं, जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो आपका मूड कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब टेंशन में तो नींद ही नहीं आती। नेचर के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपके मामला जब भी आप नेचर से जंग करना शुरू करेंगे, उसके खिलाफ जाना शुरू नेचर आपसे जंग करेंगे करेगी। तो फिर आप तंग होंगे। तो बेहतर यही है कि नेचर के साथ साथ चलने की तरफ जो है उसको एक्सरसाइज करें। लेकिन हमारी सोसाइटी का आजकल माहौल ऐसा है कि हमें लगता है कि नेचर के खिलाफ ही कुछ लोग नॉर्मेलिटी ऐसे है। होते हैं वो अपने ऑफिस में कुछ लोगों से बड़ा वैसे उनके- मेरे जहन में भी यही आया था, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे बहुत टेंशन है आजकल। हाँ, वो टेंशन होती है, मेरी जॉब चली जाएगी, इसको मैं पसंद नहीं आ रही, मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, 100% दे रहे हैं, तो हमें 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 क्यों नहीं अप्रिसिएशन मिलती? देखिए, कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो कि
मुश्किल नोयत के होते हैं, जैसे पुलिस का जॉब है, जैसे जजेस का जॉब है, लॉयर्स का जॉब है, आपका मीडिया का जॉब है, डॉक्टर्स का जॉब है, साइकोलॉजिस्ट का जॉब है। थैंकलेस जॉब है, थैंकलेस नहीं है, ये मुश्किल प्रोफेशन है। यानी इसके अंदर आपको हम वक्त कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज जो है वो कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी, जो कि हो सकता है आप दूसरे लोगों के साथ शेयर ना कर सकें। और आपने हर रोज परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस देनी है, और आपकी परफॉर्मेंस से मुराद है कि वो यानी टॉप नॉच लेवल पे होनी चाहिए। सो इसका मतलब है कि आपको जो अपना सेल्फ केयर का मेथोडोलॉजी है या लेवल है वो एक लेवल और ऊपर कर लेने की जरूरत है, क्योंकि आप एक कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल जॉब के अंदर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फॉर एग्जांपल मेरा मूड खराब है, मान ले एग्जांपल के तौर पे कि जी मुझे ये वाला डिसऑर्डर हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए, लेकिन अगर हो जाए कि मेरा मूड खराब ही है जी कितने अरसे से, अब मैं अब दफ्तर आ गया हूँ, मेरे इर्द गिर्द मेरे कोलीग्स हैं, तो मैं वो सारी नेगेटिविटी फैलाऊंगा इर्द गिर्द। सिर्फ नेगेटिविटी नहीं होगी, फर्ज करें अगर आपका मूड बहुत, किसी भी शख्स का मूड बहुत लो है और वो डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा है, तो वो बात बात पे चिड़ेगा, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आने की तरफ जाएगा, वो हर बात में कोई मनफी पहलू उसका ब्रेन जो है वो ढूंढने की तरफ जाएगा। सो इसका मतलब है सबसे पहली जो चीज खराबी आपको नजर आएगी वो ये नहीं नजर आएगी कि ये बंदा चिड़चिड़ा है। ताल्लुकात में खराबी जो है वो पहला एक सिग्नल है जिससे इर्द गिर्द वालों को या उस शख्स को खुद भी पहचानने की जरूरत है कि अगर मेरे झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं घर पे भी, ऑफिस की जगह पे भी, तो देयर इज सम प्रॉब्लम दैट आई नीड टू फिक्स। सो ये एक पहला यानी एक इंडिकेशन हो सकता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि आपको कुछ अपने मूड के बारे में करना चाहिए, क्योंकि ये हम वक्त ही खराब रहना शुरू हो गया, आपके हर एक से झगड़े जो है वो हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो घर में मूड ऑफ रखते हैं और दोस्तों से और ऑफिस में बड़े अच्छे रहते हैं। ये आपने खामद लोगों की बात की है। मेरे खामद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं एक बात कर रही हूँ, खामद लोगों की बात की, खामद लोगों की है। अच्छा, आमतौर पे जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि घर के अंदर मूड थोड़ा बना के रखते हैं, तो हेड ऑफ द फैमिली जो है ये भी काफी स्ट्रेसफुल जॉब है, ये स्ट्रेसफुल बना ही होता है। और आमतौर पे जब आप घर के अंदर एंटर करते हैं तो चूंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं, वो टूट जाती हैं। बीवी जो है वो भी आपके पास लेकर कोई ना कोई फरमाइशें लेकर आ रही हैं, बच्चे हैं तो कोई ना कोई चीजें लेकर आ रहे हैं कि हमें ये चाहिए, बीवी कह रही है हमने फलां जगह पे जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो इसका मतलब है कि एक एडिड स्ट्रेस जब आपके पास आता है तो फिर आप अपने आप को स्विच ऑफ कर लेते हैं इंटरनली, ताकि आप रिएक्ट ना ज्यादा करें, क्योंकि आप हर वक्त बीवी से लड़ नहीं सकते, बच्चों के ऊपर आप हर वक्त डांट डपट नहीं कर सकते, अपने ऊपर ही ले लेते, तो आप अपने फिर इनसाइड चले जाते हैं कि मैं अंदर से लॉक कर लेता हूं ताकि मुझे ज्यादा बहसों मुबाहिसे में ना जाना पड़े। तो बाहर देखने वाले को लगता है कि इनका तो मूड हम वक्त ऑफ ही है। तो होना ये चाहिए कि घर में एक कॉमेडी की फिजा जो है वो होनी चाहिए कि जब हेड ऑफ द फैमिली घर आए तो घर में फौरी तौर पे कोई ऐसा टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, कोई 1 आवर उसको अनवाइंड करने देना चाहिए। कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जब आपका शौहर या आपकी वाइफ बाहर से कहीं घर आए हैं तो उनसे स्माइल से साइमा हमारे साथ कॉलर है जी मीरपुर से। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। सवाल क्या है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जो मूड स्विंग्स प्रॉब्लम है वो ज्यादा औरतों के साथ क्यों होती है? हाँ जी, ये हम पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से। अच्छा डॉक्टर साहिबा ज्यादातर ये बड़ा अहम नुक्ता है कि मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादातर खवातीन के अंदर आपको नजर आते हैं। उसकी बुनियादी वजह एक तो ब्रेन के अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं वो भी हैं, इसके अलावा जब बर्थ खातून देती है तो केमिकल इम्बैलेंस भी जो है वो भी काफी ज्यादा होता है। फिर पेरेंटिंग जो है घर के अंदर किसी औरत का हाउसवाइफ के तौर पे रहना, ये भी एक काफी कंटिन्यूअस स्ट्रेसफुल काम है जो कि वो कर रही होती है। एंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग टाइम जब आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रहते हैं तो फिर आपके अंदर मूड्स के जो मसाइल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो आप समझ लें कि खवातीन जो हैं वो एक वल्नरेबल ग्रुप के अंदर आती हैं। एक और यानी खूबसूरत बात मैं कहूँगी खवातीन के अंदर है कि उनके अंदर वरी करने की जो एबिलिटी है उनके ब्रेन के अंदर वो मर्दों की निस्बत ज्यादा है, मर्दों में वो नहीं है, खवातीन में ज्यादा है। यही वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उन्हें घर भर की देखभाल की तरफ लेकर जाता है और चीजों को वक्त से पहले पहचानने की एबिलिटी देता है। लेकिन जब खवातीन टू मच वरी करना शुरू कर देती हैं तो फिर यही एक एबिलिटी है जो कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और वो एंग्जाइटी के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। इवेंचुअली इट लीड्स टुवर्ड्स डिप्रेशन एज वेल। सो यहाँ पे खवातीन समझ लें कि वो एक वल्नरेबल ग्रुप में है। सो अपनी
थोड़ी ज़्यादा एहतियात, अपनी सेल्फ केयर थोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब अभी आपने बोला कि अच्छी नींद देना बड़ा ज़रूरी है। अच्छी नींद से वाकई ये चीज़ खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं, हम थकावट उतर जाती है, फ्रेश हो जाते हैं। तो लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, तभी तो नींद नहीं आती, तो फिर अच्छी नींद कैसे? हाँ जी, लेकिन हमें एक जो अहम पहलू है जिस पे मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा बात कर देती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपका मूड खराबी की तरफ है, तो फिर आपको कुछ ऐसा जरूर फौरन करना चाहिए जो कि उसको अलाइन करे, इन ऑर्डर में लेकर आए। आप उसको ऐसे ही ना छोड़ दें, क्योंकि कोई भी जो खराब चीज़ है वो वक्त के साथ साथ और ख़राब होती है, वो वक्त के साथ साथ ठीक नहीं होती। हमारा आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा, बच्चा बिगड़ा हुआ है वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, बीवी का मूड खराब है वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। सो अच्छी नींद जो है, देखिए साइंस अब ये बताती है कि नींद एक ऐसा डिनोमिनेटर है जो कि इंडिकेट करेगा कि आगे चल के ये शख्स मुख्तलिफ जिस्मानी या ज़हनी अमराज का जो है वो जरूर आपने बड़ी जबरदस्त बात की नींद की, अचानक से ना मेरा मूड भी चेंज हुआ है। लेकिन आपके मूड के लिए ना मेरे पास है मूड स्विंग जो है ना वो ऐसे स्विंग होगा। आप पॉजिटिव करने लगे सबको। हाँ, आपके लिए और ऑडियंस के लिए आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और बड़े अहम मौजू पर आपने हम सबको बताया कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन आप लोगों के मूड जो है, जो स्विंग हो चुके हैं या डिसऑर्डर हैं, उसको सेट करने के लिए पूरा एक सेगमेंट है हमारे पास, और वो जो हमारे दिलों के बहुत करीब है उस पर बात करेंगे। हमारे सेगमेंट का नाम है सुनो मेरी जान है पाकिस्तान। तो आपको दिखाते हैं, अभी आपका मूड फ्रेश करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। दामन कोह के करीब मारगला की पहाड़ियों के ढलवान पर वाक़े सैदपुर विलेज इस्लामाबाद का वाहिद गांव है जो तारीखी एतबार से अपना अलग मकाम रखता है। सरसब्जो शादाब पहाड़ों में आबाद ये गांव अपने खूबसूरत चश्मों की वजह से मशहूर है। मुहक्किकीन के मुताबिक सैदपुर गांव का पुराना नाम रामकंड था, जो हिंदू मत में बहुत मुतबर्रिक जाना जाता है। जदीद और कदीम तहजीब के अक्कास इस खूबसूरत गांव में 3 गुंबद वाली एक कदीम मस्जिद भी मौजूद है, लेकिन अब पुरानी मस्जिद के साथ नया हॉल तामीर कर लिया गया है। मस्जिद के करीब 2 मंजिला इमारत मान सिंह का धर्मशाला और झांसी देवी का मंदिर है। सैदपुर गांव की कदीम तर्ज और पत्थरों से बनी इमारतों से यहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के धुंधले नकूश जाहिर होते हैं। – 2006 में इसकी तारीखी अहमियत के पेश नज़र इसकी बहाली का काम शुरू हुआ और इसे एक मॉडल विलेज का दर्जा मिला। पुरानी इमारतों को मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के बाद असली हालत में बरकरार रखा गया है। धर्मशाला को गैलरी में तब्दील कर दिया गया। पहाड़ों में घिरा ये खूबसूरत और दिलकश कुदरती मनाजिर से मालामाल गांव देखने से ताल्लुक रखता है। खूबसूरत विजुअल्स, खूबसूरत रिपोर्ट। तो ऐसा है मेरा पाकिस्तान, और ये सैदपुर विलेज इस्लामाबाद में है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस्लामाबाद जाएं तो ज़रूर सैदपुर विलेज का विजिट करें। यहाँ पर तारीखी आपको इमारतें तो मिलेंगी, साथ खाने पीने का भी बड़ा शानदार है तमाम है। और यहाँ पर एक खूबसूरत बहुत है, हाँ फूड स्ट्रीट बनी हुई है, बड़े बेहतर खाने मिलते हैं और वहाँ आपकी पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आएंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ का जो आबो हवा का है वो बड़ी फ्रेश है, आपको एटमॉस्फेयर बड़ा पसंद आता है, एम्बियंस बड़ा मज़े का है। ये हमारा पाकिस्तान, और हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। अपने आप से मोहब्बत करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, अपने साथ वाले लोगों पर रहम करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो,
बाखबर रहिए दुनिया के हालातों वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।